लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो इच्छाधारी सोच रहा था। हुआंग फैंग को न केवल चोट नहीं लगी बल्कि उसका शरीर भी ज्यादा नहीं हिला। कितना मजबूत शरीर है इसका। हालांकि यह वो जगह भी है जिसके बारे में रक्षक सोच भी नहीं सकता। हुआंग फैंग उतना लंबा नहीं है और उसका शरीर उतना मजबूत नहीं दिखता है। वो उससे कैसे नहीं टकराएगा। ये दोनों के बीच सीधा टकराव है। अन्य लोग बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हुआंग फैंग शारीरिक शक्ति के मामले में पूरी तरह से हार गया है। हालांकि वो इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वो मारा गया और उड़ गया। इस समय हुआंग फैंग बहुत ऊंची छलांग लगा चुके थे क्योंकि उन्होंने पाया कि गेंद वास्तव में उनकी तरफ उड़ रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि प्रतिद्वंद्वी का फुटवर्क खराब था या जिस व्यक्ति को वो पास देने की कोशिश कर रहा था वो हुआंग फैंग नहीं था, और जब गेंद हुआंग फैंग के पास पहुंची तो उसके पीछे वाला व्यक्ति अभी भी बहुत ऊंचा था। हाँ, यदि औसत व्यक्ति वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कम से कम अब बाउंस पावर के मामले में वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब हर कोई सोचता है कि हुआंग फैंग गेंद को नहीं छू सकता, तब भी उसका शरीर ऊपर उठ रहा था। स्पर्श की ध्वनि के साथ उसके सिर का फुटबॉल के साथ घनिष्ठ संपर्क होता है। चूंकि फुटबॉल उसके सिर को छूता है, इसलिए वो उड़ान का मार्ग बदल देता है। ये सीधे लक्ष्य के ऊपरी दाएं कोने की ओर उड़ता है। इस समय हुआंग फैंग की कूदने की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक हो गई है, जो उसके आसपास के अन्य लोगों की तुलना में आधी है। यह ऊंचाई उसके आसपास मौजूद सभी लोगों को डराने के लिए काफी है। तो इस समय ध्यान का केंद्र हुआंग फैंग है, जो लक्ष्य की ओर उड़ने वाले फुटबॉल से भी ऊंचा है। हालांकि एक व्यक्ति है जो अब हुआंग फैंग पर ध्यान नहीं देता है, वह है दूसरे पक्ष का गोलकीपर। वो इस बात से भी हैरान है कि हुआंग फैंग गेंद को छू सकते हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हुआंग फैंग लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं है। यदि हुआंग फैंग फुटबॉल को छूता है और फुटबॉल का उड़ान मार्ग लक्ष्य की ओर है, तो उसके लिए रोकना मुश्किल है। तथ्य वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। फुटबॉल न केवल लक्ष्य की ओर उड़ रहा है, बल्कि मृत कोने तक भी दौड़ रहा है। हुआंग फैंग लक्ष्य के करीब है। फुटबॉल की गति इतनी तेज होती है कि दूसरी तरफ के गोलकीपर के पास प्रतिक्रिया का समय ही नहीं होता। जब वो अवरोधन करने के लिए उतरता है, तो फुटबॉल नेट में प्रवेश कर चुका होता है। हुआंग फैंग ने फिर स्कोर किया। उतरने के बाद जमीन पर फुटबॉल को उछलते हुए देख हुआंग फैंग भी थोड़ा स्तब्ध रह गए। उसे यकीन था कि वो फुटबॉल हासिल कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो गेंद को गोल तक पहुंचा सकता है। उनके दिमाग में गेंद को गोल तक पहुंचाने की तुलना में गोली लगने की संभावना कहीं अधिक थी। हालांकि सच तो यह है कि एक चमत्कार हुआ। उसने वास्तव में गेंद को अंदर धकेला और यह अभी भी एक डेड कॉर्नर था। इस मामले में हुआंग फैंग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दे, अब वे लोग अभी भी सदमे में हैं। ये सचमुच अचंभे में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग फैंग की टीम के साथी या प्रतिद्वंद्वी, वे सभी हुआंग फैंग को अचंभे से देखते हैं। उन्हें लक्ष्य की ज्यादा परवाह भी नहीं होती। तुम इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेते हो? हुआंग फैंग के बगल में टीम के साथी लेंग लेंग ने पूछा। बस उसने भी गेंद के लिए लड़ने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वो अभी कुछ समय पहले ही उड़ान भरी थी। उसने पाया कि उसका सिर काला था और फिर पाया कि हुआंग फैंग वास्तव में उसके आधे से अधिक हो गया था शरीर, और उस समय वो चरम पर पहुंच गया था। लेकिन हुआंग फैंग अभी भी बढ़ रहा था। मैं हमेशा से एक अच्छा जंपर रहा हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने स्कूल की हाई जंप प्रतियोगिता जीती थी। हुआंग फैंग का चेहरा लाल नहीं था और उसने झूठ बोला। कोई नहीं जानता था कि उसने जो कहा वो सच है या नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, उस आदमी ने कहा। यह मुझसे बहुत ऊंचा है। उनकी उछाल दूसरों की तरह ही सार्वजनिक स्तर की है, लेकिन हुआंग फैंग उनसे कहीं बेहतर है। ये ठीक है, जब मैं कॉलेज में था मैं अक्सर बास्केटबॉल खेलता था। मेरे सहपाठी अक्सर ऐसा कहते थे, हुआंग फैंग ने कहा। हाँ, यह अफसोस की बात है कि आप बास्केटबॉल नहीं खेलते। मेरे बगल के लोग सहमत थे। जल्द ही भीड़ जाग गई और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने फिर से गोल कर दिया है। अब स्कोर बराबर था और दोनों पक्ष शुरुआती लाइन पर वापस आ गए थे। हुआंग फैंग और उनके पक्ष को प्रोत्साहित किया जाता है। आखिरकार वे 2 गोल पीछे से पकड़ रहे हैं और उनका मनोबल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, जबकि दूसरा पक्ष एक व्यक्ति है जो थोड़ा भ्रमित है। यहाँ तक कि 2 लक्ष्यों का नेतृत्व करना भी सुरक्षित नहीं है और उनके दिल और भी अधिक अथाह है। खेल दोबारा शुरू होने के बाद इस प्रकार का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। हुआंग फैंग का पक्ष इस समय जल्दी में नहीं है, लगातार खेल रहा है। यहाँ तक कि उनकी मानसिकता में बदलाव के कारण उनमें से कई ने अलौकिक खेल खेले हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग थोड़े डरपोक हैं, झिझकते हैं, हमला करना चाहते हैं, हुआंग फैंग की पलटवार की गति से डरते हैं, स्थिति से चिपके रहना चाहते हैं। यदि आप इसे देते हैं फिर से, अगर हुआंग फैंग के पास एक कोना है तो कोई भी उसे हुआंग फैंग की उछाल से नहीं रोक सकता। इसलिए ऐसे दिमाग के साथ विपरीत पक्ष के लोग स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। कई अनावश्यक गलतियां हुई हैं। उनकी तरफ का कोच कितना भी चिल्लाए, कोई असर नहीं होता। जब हुआंग फैंग कोर्ट पर थे तो दूसरे पक्ष के गार्ड ने उन्हें धमकी दी। अब कहने को कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने जानबूझकर हुआंग फैंग से भी परहेज किया। वो हुआंग फैंग से तेज प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वो अपने शरीर से अधिक मजबूत है। वो हुआंग फैंग का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। यदि दोनों के बीच भयंकर टक्कर होती है तो घायल हुआंग फैंग नहीं बल्कि वही होगा। इस जागरूकता के साथ वो करवाहट खाने के लिए मदद मांगने नहीं आएगा। जब एक पक्ष की ताकत बढ़ जाती है तो दूसरा पक्ष डरपोक हो जाता है और ताकत बहुत कम हो जाती है। अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करना कठिन नहीं है। बाद में हुआंग फैंग और उनकी टीम ने दूसरे पक्ष की गलती का फायदा उठाकर एक और गोल किया। ये गोल हुआंग फैंग ने नहीं किया, बल्कि इसमें उनकी मदद की गई थी। आखिरकार हुआंग फैंग और उनकी टीम ने 3-0 के स्कोर से गेम जीत लिया। ली लिंग को चिंता है कि तीनों लक्ष्य वही हैं। ठीक है जियो हुआंग, मैंने इसे पहले नहीं देखा था। आप बहुत मेहनत से खेलते हैं। आपने पहले साइन अप क्यों नहीं किया? मैच के अंत में हुआंग फैंग को भाई वांग ने गले लगाया। हुआंग फैंग को बधाई देने के लिए कई अन्य स्थानापन्न भी आए। हालांकि वे खेले नहीं, फिर भी वे अच्छे मूड में थे। खेल जीतने के बाद वे आगे बढ़ सकते थे। अंतिम बोनस अधिक था, इसलिए वे खुश होंगे। मैं भी इधर उधर लात मार रहा हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। आप दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक गंभीर हैं। यदि आप गंभीर हैं तो अभी भी रास्ता तय करना बाकी है।
भाई वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर न है 57 करने के लिए कुछ खोजें। और यहाँ के अस्थायी कोच वांग फैंग प्रसन्न चेहरे के साथ यहाँ आए। उन्होंने पहले ही हार स्वीकार करने की योजना बना ली थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग, जिनके पास बदलाव के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खेल को बदलने वाले प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। तीनों गेंदों का उससे कुछ लेना देना था, वो खुश कैसे नहीं हो सकता। हुआंग फैंग को बार बार कल स्नीकर्स की एक जोड़ी बदलने के लिए कहा गया और कोच आसानी से चले गए। हुआंग फैंग और उनकी टीम इस प्रतियोगिता में पेशेवर नहीं है। इसके अलावा वे सभी कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक काम करना पड़ता है। इसलिए प्रतियोगिताएं शनिवार और रविवार को आयोजित की जाती है और उनकी शौकिया प्रतियोगिताएं, हालांकि उनमें शारीरिक शक्ति भी लगती है, बहुत अधिक नहीं होती है। इसलिए 2 लगातार दिनों की प्रतिस्पर्धा से हालांकि उन्हें थकान महसूस होगी, लेकिन ये स्वीकार्य भी है। हालांकि कल आराम करने का समय नहीं है। हुआंग फैंग के दिल में ज्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पैसे हैं। भले ही वो छुट्टी पर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा जहां वो काम करते थे, वहां सप्ताहांत पर ओवरटाइम काम करना उनके लिए सामान्य बात है। अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस गार्ड ने हुआंग फैंग के साथियों को चोट पहुंचाई और पहले हुआंग फैंग को धमकी दी, उसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। ये देखकर कि हुआंग फैंग छिप रहा है, न चाहते हुए भी उसके और हुआंग फैंग के बीच अभी भी कई प्रतियोगिताएं हैं। आखिरकार एक स्ट्राइकर है और दूसरा गार्ड है और प्रतियोगिता अपरिहार्य है। इन मुकाबलों में उनका पलड़ा भारी रहा। उन्होंने पाया कि उनकी गौरवपूर्ण शारीरिक गुणवत्ता हुआंग फैंग के सामने उल्लेख करने लायक नहीं थी। वो उसके सामने कागज के एक पतले टुकड़े की तरह था, जिसे छूते ही वो उड़ जाता। इसलिए जैसे ही खेल खत्म हुआ, वो जल्दी से चला गया, इस डर से कि हुआंग फैंग उसका मजाक उड़ाने के लिए आएगा। हुआंग फैंग ऐसा नहीं करना चाहते थे। प्रतियोगिता इतनी औपचारिक नहीं थी और उन सभी की अपनी अपनी नौकरियां थी। प्रतियोगिता महज एक मनगढ़ंत कहानी थी। यदि यह पैसे के लिए नहीं होता, तो हुआंग फैंग इतना हताश नहीं होता। बस द्वारा सभी लोगों को कंपनी में भेजने के बाद वे आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गए। बेशक वे कंपनी में खाना खाने के बाद भी जा सकते थे, क्योंकि आज उनके पास फुटबॉल खेलने का काम है। इसलिए हुआंग फैंग काम पर जाए बिना भी जा सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से जिसकी अर्थव्यवस्था तंग थी, उसने कंपनी में खाना खाने के बाद जाने का फैसला किया। क्योंकि भोजन का समय हो गया है, कैंटीन में कोई नहीं है। जब हुआंग फैंग ने खाना खत्म किया, तो ये पहले से ही थोड़ा अधिक था। हालांकि जब वो जाने वाला था, हुआंग फैंग को नहीं पता कि क्या करना है। पिछले सप्ताहांत में वो अपने किराए के घर में या तो ओवरटाइम काम कर रहा था या मोबाइल फोन खेल रहा था, और करने के लिए और कुछ नहीं था। आखिरकार उसने अन्य चीजें की। कई बार इंतजार करना पैसा खर्च करना है, क्योंकि हुआंग फैंग का हाथ बहुत तंग रहा है। जाहिर तौर पर घर पर रहना बेहतर है। उन्होंने गो लियांग को बुलाया, लेकिन लड़का झो रोलान के साथ खरीदारी कर रहा था। हुआंग फैंग ने प्रकाश बल्ब बनने की भी योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय फोन पर गो लियांग ने कहा कि गो मेंगन इन दिनों अक्सर हुआंग फैंग के बारे में पूछते थे, जिससे हुआंग फैंग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसके साथ क्या नहीं होने वाला है क्या आप? गो लियांग ने रहस्यमय ढंग से पूछा। इसके बारे में बात मत करो, क्या हो सकता है? हम उस रात मिले थे। हमने उसे समुदाय के द्वार पर भेज दिया और मैं वापस चला गया, हुआंग फैंग ने कहा। तुमने बैठने का कोई बहाना नहीं बनाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम हूं? हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा। मुझे क्या हुआ? यदि आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं, तो आप हर समय अकेले नहीं रहेंगे, गो लियांगली ने सीधे और गुस्से में कहा। हालांकि मुझे लगता है कि वो वास्तव में आपको पसंद करती है। हालांकि वो जरूरी नहीं कि पसंद करती हो। यदि आपके मन में अच्छी भावना है और आप उसका पीछा करते हैं, तो यह अधिक सुविधाजनक है। बड़े भाई, अब उस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं है। क्या आप नहीं देखते कि मैं अभी भी कई वर्ग मीटर के किराए के घर में रहता हूँ? हुआंग फैंग ने कहा। आइए तब तक इंतजार करें जब तक मैं अपना समर्थन नहीं कर सकता और इन चीजों के बारे में सोच सकता हूँ। ओह, आपने अपने लिए यही तो पूछा था। यहाँ आकर और गो मेंगन के साथ अधिक संपर्क करके आप कितने अच्छे और अच्छे वेतन वाले हैं। क्या आप एक सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हैं? जब हुआंग फैंग इस बारे में बात करते हैं तो गो लियांग नाराज हो जाते हैं। वो नहीं चाहता कि हुआंग फैंग हर समय सुरक्षा गार्ड बने रहे। सुरक्षा गार्ड बनना अच्छी बात है, ठीक है। बेहतर होगा कि आप अपनी खूबसूरत जो के साथ डेट पर जाएं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। फिर हुआंग फैंग ने फोन रख दिया। उसे डर था कि गो लियांग उसे अपनी नौकरी बदलने के लिए मना लेगा। उन्होंने अभी ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। किसका फोन? दूसरी तरफ झो रोलान, जो अभी अभी ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था, उसने गो लियांग को फोन रिसीव करते देखा और लापरवाही से पूछा, यह आपका पुराना प्रेमी नहीं है जिसने आपको डेट पर जाने के लिए कहा था, है ना? मेरा कोई पुराना प्रेमी नहीं है, मेरे पास केवल तुम्हारे जैसी प्रेमिका है, गो लियांग ने जल्दी से कहा। यह एक पागल आदमी का फोन है। मुझे लगता है कि यह बच्चा ऊब गया है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। वो मुझे खेलने के लिए बुलाना चाहता है। हुआंग फैंग, झो रोलान ने कहा। वैसे मेंगिन के साथ उनका रिश्ता कैसा है? मुझे लगता है कि वे एक अच्छे साथी हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? पागल को अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं आया है। उसकी तरफ मत देखो। उसके चेहरे पर चमक है, लेकिन उसके दिल में आत्मसम्मान की भावना प्रबल है। अब उसकी खैर नहीं है स्थिति, इसलिए उसे वस्तु के बारे में बात करने का बिल्कुल भी विचार नहीं है। गो लियांग हुआंग फैंग के चरित्र को अच्छी तरह से जानता है। तो फिर वह अभी भी सुरक्षा गार्ड के रूप में क्यों है? क्या यहाँ आना अच्छा नहीं है? यह कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है। मेंगन और मैं दोनों निर्णय ले सकते हैं। सुरक्षा गार्ड बनना बेहतर है, चाहे कुछ भी हो। वो हमारी मदद स्वीकार नहीं करना चाहता था। आप सोचते हैं अगर उसे वास्तव में मेंगन के बारे में कोई जानकारी होती, तो उसके पास मजबूत आत्मसम्मान होता और वो मेंगन की मदद स्वीकार कर सकता था। जब मुझे अपना काम मिल जाता है तो मैं मेंगन के सामने कैसे सिर उठा सकता हूँ अन्य लड़कियों की मदद से? गो लियांग ने कहा। तुम्हारे आदमी को मुंह के बल मरना होगा और पीड़ा सहनी होगी। यदि ड्रीम हान वास्तव में उसे पसंद करता है, तो वो इसकी परवाह कैसे कर सकता है? झो रोलान ने कहा। ठीक है, उसे अभी कुछ समय के लिए काम करने दो। ये वास्तव में अच्छा नहीं है। मैं उसे फिर से सलाह दूंगा, गो लियांग ने कहा। झो रोलान ने सिर हिलाया।
गो लियांग का फोन बंद करने के बाद हुआंग फेंग जाने के लिए बस लेने जा रहा है। इसी दौरान एक कार उनके पास रुकती है। हुआंग फेंग को याद आया कि यह सु यूमो की कार है। अभी तक नहीं। खिड़की नीचे की ओर लुढ़की हुई थी और हुआंग फेंग ने शहर का चेहरा देखा। ठीक है, मैं बस निकलने ही वाला हूँ, हुआंग फेंग ने कहा कि हालांकि उन्होंने सु यूमो को कई बार देखा था, लेकिन हर बार जब वह उसे देखते थे हुआंग फेंग अनजाने में उनकी सुंदरता से आकर्षित हो जाते थे। दोपहर को क्या होगा? सु यूमो से पूछा। नहीं, हुआंग फेंग ने ईमानदारी से कहा। यह बिल्कुल सही है, मेरे साथ हवाई अड्डे आओ और किसी से मिलो, सु यूमो ने कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 58 ग्राहक प्राप्त करना। अच्छा, बॉस एक चीज कहलाती है। बेशक हुआंग फेंग के पास मना करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि सीट बेल्ट पहनते समय हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति सु, क्या यह ओवरटाइम है? क्या कोई ओवरटाइम वेतन है? हो सकता है कि सु यूमो ने हुआंग फेंग को यह एहसास दिलाया हो कि उसका स्वभाव और चरित्र अच्छा है। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही भी तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। आपको आज ओवरटाइम काम करना है। आप एक दिन में 2 वेतन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सु यूमो ने कहा। हुआंग फेंग स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ आया कि सु यूमो को भी फुटबॉल मैच में उसकी भागीदारी के बारे में पता था। ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस बात को लेकर काफी चिंतित है। मिस्टर सु मजाक कर रहे हैं, हुआंग फेंग ने अजीब तरीके से कहा। मैंने सुना है कि इस फुटबॉल मैच में जीते गए सभी पुरस्कार इस खेल में भाग लेने वाले हमें दिए जाएंगे। क्या यह सच है? हुआंग फेंग जानता है कि अगर वह इस तरह से पूछेगा तो वह सु यूमो को पैसे का लालच देगा। हालांकि कोई रास्ता नहीं है। उसके शरीर पर अब सैकड़ों युआन नहीं है और आखिरी पैसा सुपरमार्केट में खर्च हो गया है। यहां तक कि उसका स्टोरेज बॉक्स भी नीचे नहीं रखा जा सकता। अब उन्हें अभी भी अपने जीवन को सब्सिडी देने के लिए कुछ अतिरिक्त धन मिलने की उम्मीद है। पैसे की बहुत कमी है, सु यूमो ने पूछा, लेकिन उसका इरादा हुआंग फेंग को नीचा दिखाने का नहीं था। जब उसने पूछा कि हुआंग फेंग यहाँ सुरक्षा गार्ड क्यों है, तो हुआंग फेंग ने भी कहा कि यहाँ वेतन अधिक है, इसलिए वह बिना किसी भविष्य के ये काम कर सकता है। जाहिर है उसके पास पैसों की कमी होगी। हाँ, हाल ही में मेरे पास पैसे की कमी हो गई है, हुआंग फेंग ने कहा। क्या हमारी कंपनी का वेतन हर महीने समय पर दिया जाता है? अगर मैं इसे समय पर नहीं पहुंचा सका तो मैं सड़क पर सोऊंगा। इतना दुखी, सु यूमो ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पहले कुछ पैसे उधार दूं? नहीं नहीं, हुआंग फेंग ने कुछ घबराहट के साथ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सु यूमो इतनी अच्छी थी। उसने उसे पैसे उधार देने की पहल की, ये जानते हुए कि वह लंबे समय तक कंपनी में नहीं आया और लंबे समय तक सु यूमो से संपर्क नहीं किया। ठीक है, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सु यूमो ने भी मदद नहीं मांगी। हुआंग फेंग के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल वैसी ही थी। जब उसने सिर्फ मदद करने का जिक्र किया तो यह उसका चरित्र भी था। अगर वह बदलना चाहती तो वह भी मदद करती। जब हुआंग फेंग सु यूमो को हवाई अड्डे तक ले गए तो उन्हें अपने विमान के आने से पहले उस व्यक्ति का इंतजार करना पड़ा जिसे वे लेना चाहते थे। इस बार सु यूमो भी एक ग्राहक है। हाल की सौंदर्य दुर्घटना और हाल के लाभों के प्रभाव के कारण उनका समूह ग्राहक को बहुत महत्व देता है। अन्यथा आज के ग्राहक से जनसंपर्क विभाग के प्रबंधक ही मिल सकते हैं। सु यूमो को व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार विमान आ गया। हुआंग फेंग और सु यूमो ने सफलतापूर्वक एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ग्राहक का स्वागत किया। हालांकि हुआंग फेंग और सु यूमो की भौहें सिकुड़ने में देर नहीं लगी, क्योंकि मोटे आदमी की आंखें सु यूमो के शरीर के चारों ओर घूम रही थी। हुआंग फेंग, जो एक आदमी था, उन आंखों का मतलब अच्छी तरह से जानता था। मिस्टर सु, मैं आपसे इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए कैसे कह सकता हूँ? आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और सु यूमो से कहा। जाहिर है वह सु यूमो से हाथ मिलाना चाहता था। हाथ मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सु यूमो मोटे आदमी की आंखों से बहुत असहज है और उसके साथ उसकी कुछ झड़पें होती हैं। श्रीली बहुत दयालु है। आपका आना हमारी कंपनी के लिए सौभाग्य की बात है, सु यूमो ने कहा कि हालांकि वह नहीं चाहती थी, फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे पक्ष से मिलाने के लिए तैयार हो गई। अन्यथा वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को नाराज कर देगी। कंपनी की मौजूदा स्थिति में उन्हें ज्यादा जिद्दी होने की इजाजत नहीं है। मोटे अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में लालच की झलक थी। सच कहूं तो सु यूमो के लिए उसने इसे पहले भी देखा था। जब उसने इसे पहली बार देखा तो वह दूसरे पक्ष की सुंदरता से आकर्षित हो गया। हालांकि दूसरे पक्ष का तियानजियाओ समूह उसकी कंपनी से बड़ा था और वह केवल अपना सिर हिला सकता था और सु यूमो के सामने अपनी कमर झुका सकता था। हालांकि अब यह अलग है। तियानजियाओ समूह हाल ही में संकट में रहा है। यह मामला अब हल्के में खबर नहीं है। यदि यह सामान्य है तो उसने सु यूमो का हाथ पकड़ने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। उसके बारे में बात मत करो। जब कई पुरुष सु यूमो को देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में सोचते हो, लेकिन वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि इस बार उसने ऐसा करने का साहस किया क्योंकि वह जानता था कि सु यूमो अब उसे आसानी से नाराज नहीं करेगी। उस स्थिति में यह उसकी कंपनी के लिए और भी बुरा होगा। अपने बारे में सोचते हुए वह अपनी पसंदीदा सुंदरी का हाथ थामने वाला है। श्रीली स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित है और वह एक अच्छा समय भी बिताना चाहते हैं। यह अवसर दुर्लभ है, उसे इसे लंबे समय तक पकड़ कर रखना होगा। सु यूमो का हाथ बहुत नरम है और इसे पकड़ना बहुत आरामदायक होगा। यह देखकर कि उनके हाथ एक साथ पकड़े जाने वाले हैं, अचानक उनके बीच एक आकृति प्रकट होती है। यह एक तरफ हुआंग फेंग है। वह देख सकता है कि मिस्टर ली के इरादे अच्छे नहीं हैं और वह सु यूमो का फायदा उठाते हुए नहीं देखना चाहता। मिस्टर सु, जब मेहमानों ने इसे प्राप्त कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। होटल बुक हो चुका है। हुआंग फेंग ने मिस्टर ली से सामान लिया और कहा, मिस्टर ली, मैं इसे आपके लिए ले जाऊंगा। आप बहुत थके हुए हैं।
सु यूमो ने हुआंग फैंग को कृतज्ञतापूर्वक देखा, फिर अपना हाथ वापस ले लिया और कहा, ठीक है, पहले होटल चलते हैं मिस्टर ली। चलो आज रात अच्छा आराम करेंगे और कल काम के बारे में बात करेंगे। हालांकि दिल बहुत अनिच्छुक है, लेकिन इस समय श्री ली केवल अपना हाथ वापस ले सकते हैं। उनका चेहरा थोड़ा कठोर है और कहा, श्री सु की व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। हुआंग फैंग को वहां सामान मिलने के बाद वो उसके सामने चला गया। चलते समय बात करते हुए सु यूमो और राष्ट्रपति ली ने उनका अनुसरण किया। कार में, क्योंकि इस समय एक ग्राहक है, सु यूमो यात्री सीट पर नहीं बल्कि पीछे बैठी है, इसलिए दो लोगों के लिए बात करना सुविधाजनक है। मिस्टर सु, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी हाल ही में संकट में है। कार में श्री ली ने अचानक सु यूमो से कहा, ये थोड़ा सा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंपनी इसे अच्छी तरह से संभाल सकती है। सु यूमो ने कहा कि वो जानती थी कि कंपनी का कारोबार कोई बड़ा रहस्य नहीं है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ली को हमेशा इसके बारे में पता रहेगा। हमारी कंपनी और आपकी कंपनी ने लंबे समय तक एक साथ काम किया है। अगर सू के पास हमेशा मदद करने के लिए कुछ है तो बस कहें, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वह ली हमेशा ये कहने के लिए छाती पीटता है, बस यह आदमी चलता है, जितना उसने कहा उतना सुंदर नहीं है। वह नहीं जानता कि कब पहले से ही सु यूमो के बहुत करीब है। सु यूमो को भी यह मिल गया, इसलिए वो चुपचाप एक तरफ चला गया। हालांकि ली को नहीं पता था कि उसने इसे नहीं देखा या जानबूझकर सु यूमो के करीब जाना चाहता था। वो सु यूमो के साथ कुछ दूर भी चला गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 59 स्वैच्छिक प्रस्ताव। श्री ली की दयालुता के लिए धन्यवाद। हालांकि हमारी कंपनी समसामयिक मामलों से निपट सकती है। यदि कोई समस्या है जिसे हल नहीं किया जा सकता है तो हमें श्री ली से मदद मांगनी चाहिए, सु यूमो ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आंखों में घृणा की झलक झलक रही थी। उसे दूसरे पक्ष के व्यवहार से घृणा महसूस हुई। शॉपिंग मॉल में खूबसूरत महिलाओं की आंखें हमेशा आकर्षक होती हैं, खासकर सु यूमो जैसी खूबसूरत और कुशल महिलाएं, जिस पर जनता का ध्यान केंद्रित होता है। आमतौर पर कोई भी उसका फायदा नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया है। अपनी कंपनी की ताकत और पृष्ठभूमि के कारण सु यूमो किसी को भी अपमानित करने से नहीं डरती। हालांकि वर्तमान स्थिति यह है कि उनकी कंपनी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है और अभिमानी सु यूमो और जी मेंगजियाओ ने अपने पीछे की पृष्ठभूमि के माध्यम से इस मामले से निपटने के बारे में नहीं सोचा है। इसलिए इस समय सु यूमो को स्वाभाविक रूप से अधिक चिंताएं हैं और नहीं कर सकते पापी आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, मिस्टर सु जैसी खूबसूरत लड़की हमेशा भौहें सिकोड़ती रहती है। यह एक क्रूर बात है। मैं निश्चित रूप से दर्शक नहीं हूँ, श्री ली ने कहा। जैसा उन्होंने कहा था, वो फिर से सु यूमो के पास जाने के लिए तैयार थे और उनके हाथ फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपना समर्थन दिखाने के लिए सु यूमो को कंधे पर थपथपाना चाहता था। सु यूमो के मन में कुछ संदेह है, लेकिन हुआंग फैंग के पास ऐसा नहीं है। इसलिए जब वह इस दृश्य में हुआंग फैंग को देखता है तो वह अचानक स्टीयरिंग व्हील को दाईं ओर घुमाता है और सु यूमो, जो दरवाजे के करीब बैठा है, बेहतर राष्ट्रपति ली, जो आगे बढ़ने वाले हैं, अचानक हुआंग ने उन्हें किनारे कर दिया। बेशक सु यूमो का दूसरा पक्ष झुका हुआ है। आउच! राष्ट्रपति ली का सिर दरवाजे की दूसरी तरफ से टकराया। टक्कर की आवाज छोटी नहीं थी और तुरंत उनकी आंखों में चकाचौंध आ गई और वे अनजाने में चिल्लाए, हुआंग फैंग, तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? तुम इतने लापरवाह क्यों हो? महाप्रबंधक ली की त्रासदी को देखकर सु यूमो का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन फिर वो गायब हो गया और फिर वो हुआंग फैंग पर टूट पड़ा। मिस्टर ली, क्या आप ठीक हैं? ऐसा लगता है कि सु यूमो को परवाह है, लेकिन उसका मदद के लिए ऊपर जाने का जरा भी इरादा नहीं है और वो अभी भी दरवाजे के पास बैठी है। मुझे खेद है मिस्टर सु और मिस्टर ली। जब एक कार को ओवरटेक करने के लिए मजबूर किया गया तो मैं चौंक गया, इसलिए मैंने एक बड़ा कदम उठाया। हुआंग फैंग ने माफी मांगी। ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। श्री ली, जो दिल से कमजोर है, स्वाभाविक रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। सु यूमो का इरादा उसे खींचने का नहीं है, इसलिए उसे उठने के लिए बस खुद की चापलूसी करने की जरूरत है। लेकिन छोटे भाई, आपको भविष्य में अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए। महाप्रबंधक सु के ड्राइवर के रूप में आप इतनी लापरवाही से गाड़ी नहीं चला सकते। अगर मैं गिर जाता हूँ तो ठीक है, यदि आप महाप्रबंधक सु को तोड़ देते हैं तो ये ठीक है। राष्ट्रपति ली ने अपना दर्द भरा सिर रगड़ा और कहा, जाहिर है उन्होंने लीलिन को सु यूमो के ड्राइवर के रूप में लिया। समूह के बॉस के रूप में सु यूमो का अपना ड्राइवर है, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री ली ने मुझे जो सिखाया वह ये था कि मैं इस पर बाद में ध्यान दूंगा। मुझे क्षमा करें श्री ली, हुआंग फैंग ने ईमानदारी से कहा। ये ठीक है, आप ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। श्री ली उदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने दिल में हुआंग फैंग को मौत की सजा दे दी है। हुआंग फैंग ने न केवल उसे चोट पहुंचाई बल्कि उसके अच्छे कामों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि सु यूमो के सामने अपनी छवि बनाए रखने के लिए वह सीधे तौर पर हुआंग फैंग की आलोचना करने में अच्छे नहीं है। आखिरकार हुआंग फैंग सु यूमो का व्यक्ति है। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करता है तो भी उसे सु यूमो से सीखना चाहिए। उसके बाद श्री ली ईमानदार थे और उन्होंने बहुत अधिक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं जानता था कि हुआंग फैंग जानबूझकर किया गया था या अनजाने में। हालांकि खुद को पीड़ा से बचाने के लिए उन्होंने ईमानदार रहना चुना। सु यूमो से बात करते समय वह और ऊपर नहीं गया। मिस्टर ली, आप पहले अच्छा आराम कर लें। मैं आपको शाम को ले आऊंगा और आपकी मदद करूंगा। होटल में चेक इन करने के बाद सु ने ली से कहा। मिस्टर सु विनम्र है, मैं पहले आराम करने जाऊंगा। मैं पूरे रास्ते थक गया हूँ, श्री ली ने कहा। मिस्टर सु, अब आप कहाँ जा रहे हैं? कार में हुआंग फैंग ने सु यूमो से कहा। अभी भी समय है, कृपया मुझे पहले कंपनी में ले चलो। मैं कुछ लाऊंगा और फिर तुम काम से घर जा सकते हो। सह पायलट सु यूमो ने कहा कि उन्होंने सह पायलट की सीट पर बैठना पसंद किया क्योंकि वहां कोई और नहीं था। ठीक है, हुआंग फैंग ने उत्तर दिया।
कंपनी की प्रतीक्षा करते समय हुआन फेंग ने सु यूमो को देखा जो बस से उतरने जा रहा था। एक पल के लिए झिझके और कहा, मिस्टर सु, या मैं आपको शाम को वहां ले जाऊंगा। हुआन फेंग सु यूमो को लेकर चिंतित है। आखिरकार महाप्रबंधक ली एक नजर में अच्छे व्यक्ति नहीं है। वो कार में सु यूमो का फायदा उठाना चाहता है। इस बात की गारंटी देना कठिन है कि वो रात में कोई बुरे विचार नहीं बनाएगा। तुम रात को ठीक हो, अपनी प्रेमिका के साथ मत जाओ। सु यूमो हुआन फेंग को देखती है और कहती है, मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास रात में करने के लिए कुछ नहीं है। हुआन फेंग ने कहा, ठीक है, तुम सुरक्षा कक्ष में मेरा इंतजार करो, जब मैं निकलूंगा तो तुम्हें फोन करूंगा। सु यूमो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वो भी सोचती है कि हुआन फेंग को अपने साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि वो रात में शराब नहीं पिएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाना सुविधाजनक नहीं है। वैसे ये शाम को आपका ओवर टाइम है, यह आपको व्यर्थ काम नहीं करने देगा। दरवाजा खोलकर सु यूमो, जो कार से बाहर निकलने ही वाली थी, उसने अचानक कुछ सोचा, पलटी और मुस्कुराते हुए हुआन फेंग से कहा। हुआन फेंग थोड़ा शर्मिंदा है, ऐसा लगता है कि वो सु यूमो के दिल में है। अब वो पैसे से प्यार करने वाली छवि बन गए हैं। हालांकि हुआन फेंग सामना करना और मना नहीं करना चाहता था। अब उसे पैसों की जरूरत है। हालांकि सु यूमो यह नहीं कहते, लेकिन वो ऐसा कहेंगे भी नहीं। लेकिन चूंकि सु यूमो ये कहता है, वो मना भी नहीं करेगा। हुआन फेंग ने अपनी कार रोकी और ड्यूटी रूम में चले गए। हालांकि आज शनिवार है, ड्यूटी रूम में लोग हैं। मूल रूप से ये सुरक्षा गार्ड सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। ड्यूटी रूम में मैंने कई सुरक्षा गार्डों से बातचीत की। लगभग 6 बजे तक सु यूमो फिर से प्रकट हुई। हालांकि इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक महिला भी थी जो उतनी ही खूबसूरत थी। हालांकि सु यूमो के साथ खड़ा होना थोड़ा औसत दर्जे का लग रहा था। कार में सु यूमो ने दूसरे पक्ष का विशेष परिचय नहीं कराया। आखिरकार हुआन फेंग सिर्फ एक ड्राइवर है। सु यूमो को स्वाभाविक रूप से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनकी बातचीत से हुआन फेंग अभी भी यह अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति जनसंपर्क विभाग का उप प्रबंधक है। जहां तक जनसंपर्क विभाग के प्रबंधक की बात है, वो समूह के एक अन्य महाप्रबंधक के साथ व्यावसायिक यात्रा पर है। वो अभी तक वापस नहीं आया है। जब मैं होटल पहुंचा और श्रीली को उठाया तो मैं सीधे उस स्थान पर गया जहां मैंने रात्रि भोजन किया था। इस रात्रिभोज के लिए सु यूमो ने शानदार सजावट और विशिष्ट व्यंजनों वाली जगह खोजने में कुछ समय बिताया। बेशक हुआन फेंग को इसका स्वाद चखने का मौका नहीं मिला। वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर था। स्वाभाविक रूप से वो ऐसे रात्रिभोज में भाग नहीं ले सके। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 60 वितरण। मिस्टर सु, मैं अभी बाहर हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे कॉल करें। जब वो उतर गया तो हुआन फेंग ने सु यूमो से फुसफुसाया। सु यूमो स्तब्ध है और फिर समझती है कि हुआन फेंग चिंतित है कि उसका फायदा उठाया जाएगा। पहले कार और हवाई अड्डे के बारे में सोचते हुए हुआन फेंग उसकी मदद करता है। सु यूमो के दिल में एक अजीब भावना है। वो महसूस कर सकती है कि हुआन फेंग वास्तव में उसकी परवाह करता है। उस तरह के अधीनस्थ की लापरवाही या फॉर्मूलाबद्ध देखभाल नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच उस तरह की देखभाल। इस तरह की भावना सु यूमो ने पहले जी मेंगजियाओ के शरीर में महसूस की थी, लेकिन अन्य लोगों में नहीं। तो इस तरह की भावनाओं से बहुत आनंद देती है। ठीक है, सु ने धीरे से कहा और फिर अंदर चली गई। सु यूमो को देखकर कई लोग अंदर चले गए। हुआन फेंग को भी पास में एक छोटा सा स्टॉल मिला। खाने के दौरान लापरवाही से खाने के लिए इशारा किया, जबकि कई लोग सु यूमो का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ युवा लड़के और एक दोस्त फिर से मिलते हैं। उनके जैसे लोग जो खाने पीने की चिंता नहीं करते और पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं, अक्सर पार्टियां करते रहते हैं। वे प्रतिदिन इस बारे में नहीं सोचते कि कैसे काम करें और पैसा कमाएं, बल्कि यह है कि कैसे खेलें और कैसे खाएं ताकि अधिक दिलचस्प बन सके। हालांकि पार्टी में टोंगवोन को अचानक तियानजियाओ समूह के द्वार पर हुआन फेंग द्वारा रोके जाने का ख्याल आया। लाओ यू ने नीचे आने और किसी से हुआन फेंग को सबक सिखाने के लिए कहने का वादा किया। मामला स्पष्ट होने के बाद टोंगवन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटना है। हुआन फेंग नाम का ये युवक अभी अस्पताल में पड़ा हुआ है। लाओ यू, ये कैसा व्यवहार है? लड़के एन ने पूछा। हालांकि लड़के एन ने उसे बूढ़ा कहा था, लेकिन वो बहुत बूढ़ा भी नहीं था। वो उनसे 1-2 साल ही बड़ा था। एक तरफ बूढ़ी और खूबसूरत महिला नाव चला रही है। लड़के और लिंग के शब्द सुने, क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आप उस छोटे सुरक्षा गार्ड को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढें। क्या आप इसे मेरे लिए नहीं भूलते? लड़के ने भौहें सिकोड़कर कुछ असंतोष से कहा। पता चला कि यह यही चीज है। मैं टोंग शाओ के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? लाओ यू ने अचानक कहा। हालांकि इस मामले में कुछ अप्रत्याशित हुआ। कैसा हादसा? लड़के एन से पूछा। जिन लोगों को मैंने छोटे सुरक्षा गार्ड को सबक सिखाने के लिए पाया उनमें से कुछ को वापस बुला लिया गया है। छोटा सुरक्षा गार्ड अभी भी थोड़ा कुशल है, लाओ यू ने कहा। ओह, वो इसमें अच्छा है? लड़के ने एन से पूछा। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं वास्तव में इसमें अच्छा हूँ। इसके अलावा उस समय एक दुर्घटना हुई थी, इसलिए वे प्रतिभाएं सफल नहीं हुई। लेकिन चिंता मत करो टोंग शाओ, मैंने संपर्क किया कई और लोग। मुझे यकीन है कि मैं इस बार असफल नहीं होगा। मैं फिर से वादा करने के लिए काफी बूढ़ा हो गया हूँ। उस समय जब वे लोग लाओ यू को रिपोर्ट करने के लिए वापस आए तो उन्होंने यह नहीं बताया कि हुआन फेंग कितना शक्तिशाली था। वास्तव में उन्होंने यह नहीं सोचा कि हुआन फेंग कितना शक्तिशाली था। उस समय यदि यह कोई दुर्घटना न होती और कुछ लोग जमीन पर अचानक पड़े पत्थर से लड़खड़ा रहे होते तो शायद हुआन फेंग ने उसकी मरम्मत कर दी होती। तो लाओ यू भी सोचता है कि हालांकि हुआन फेंग थोड़ा कुशल है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली नहीं होगा। और हुआन फेंग एक सुरक्षा गार्ड है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वो थोड़ा कुशल है। पिछली बार लापरवाह थे, इस बार नहीं होंगे। लाओ यू की बातें सुनने के बाद लड़के ने सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि इस बार वो सुरक्षित रहे, लेकिन आपके लोग वापस आ रहे हैं। चिंता मत करो, इस बार ऐसा नहीं होगा। लाओ यू ने कहा कि पहले वो सोचता था कि हुआन फेंग एक साधारण व्यक्ति है,
इसलिए वो उन छोटे गैंगस्टरों की तलाश कर रहा था जो बेकार थे और केवल आम लोगों को डरा सकते थे। लेकिन इस बार वो उन लोगों की तलाश में थे जिनके पास लड़ाई में समृद्ध अनुभव था। हालांकि लोगों की संख्या कम थी, युद्ध की प्रभावशीलता में बहुत सुधार हुआ था। टॉम जियान इस बार इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने आसपास के लोगों के साथ खाना पीना जारी रखता है। हालांकि वो एक बार असफल हो गया, फिर भी घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने हुआंग फैंग को खतरे के रूप में नहीं लिया। इनमें से किसी की भी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हुआंग फैंग सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। वे दो दुनियाओं के लोग हैं। एक छोटे से सुरक्षा गार्ड के साथ व्यवहार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगभग 9 बजे हुआंग फैंग को आखिरकार सु यूमो का फोन आया। जब उसने कॉल सुनी तो सु यूमो का स्वर सामान्य था और हुआंग फैंग को राहत मिली। जब हुआंग फैंग दरवाजे पर पहुंचे तो होटल के महाप्रबंधक ली दरवाजे से बाहर आए। बेशक वो सु यूमो या जनसंपर्क विभाग का उप प्रबंधक नहीं था, बल्कि होटल का वेटर था। पहले मिस्टर ली को वापस भेजो, कार में सु यूमो ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, कार स्टार्ट की और सबसे पहले होटल जा रहा था। सु यूमो सामने वाली यात्री की सीट पर अपनी आंखें बंद करके बैठा था। हालांकि हुआंग फैंग अभी भी उससे कुछ दूरी पर थी, फिर भी उसे उससे शराब की तेज गंध आ रही थी। जाहिर है उसने अभी अभी रात के खाने में खूब शराब पी थी। हालांकि वो अब ठीक लग रही थी, लेकिन वो लाल पीली लग रही थी। जाहिर है ये बहुत अच्छा नहीं है। होटल तक गाड़ी चलाने के बाद सु यूमो और जनसंपर्क विभाग के उप प्रबंधक बस से नहीं उतरे। हुआंग फैंग ने महाप्रबंधक ली को ऊपर जाने और कमरे में प्रवेश करने में मदद की। काम निपटाने के बाद वो नीचे आए। मिस्टर सु, अब हम कहाँ जाएं? हुआंग फैंग ने बस में चढ़ने के बाद सु यूमो से कहा। सु यूमो ने अपनी आंखें थोड़ी जोर से खोली और हुआंग फैंग को देखा, जो उसे लगभग आकर्षित करता है। उसके बाद हालांकि सु यूमो शराब पीने के कारण सो जाना चाहती थी, फिर भी उसने जोर देकर कहा कि हुआंग फैंग को पहले जनसंपर्क विभाग के उप प्रबंधक को वापस भेजना चाहिए और फिर वो अपने घर का पता बता सकती है और हुआंग फैंग को जाने दे सकती है। उसे वापस भेजो। हालांकि जब हुआंग फैंग ने सु यूमो को वापस उसके स्थान पर भेजा तो एक समस्या थी। सु यूमो अंततः विरोध करने में विफल रही। वो अतीत में सोया था और हुआंग फैंग कितना भी चिल्लाए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हुआंग फैंग ने केवल सु यूमो के हैंडबैग से चाबी निकाली और फिर सु यूमो को अंदर जाने में मदद की। हालांकि सु यूमो का समर्थन करते समय गर्म मौसम के कारण सु यूमो ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे। उसकी ऊंची छाती हुआंग फैंग की छाती के करीब थी। जब वो चलती थी तो उसे हुआंग फैंग के शरीर के साथ घर्षण होता था, जिससे हुआंग फैंग भ्रमित हो जाता था। हुआंग फैंग के शरीर ने इस तरह के संपर्क का भरपूर आनंद लिया। हालांकि सु यूमो की पहले से उसके प्रति चिंता के बारे में सोचते हुए उसने खुद को नियंत्रित किया और सामान्य से कुछ भी अलग नहीं किया। उन्होंने सु यूमो को निवास में प्रवेश करने में मदद की। सु यूमो का निवास एक उच्च श्रेणी का अपार्टमेंट है। सजावट सुंदर, ताजा और सुरुचिपूर्ण है। ये देखने में बहुत आरामदायक है। इसके अलावा क्षेत्र छोटा नहीं है, ये 100 वर्ग मीटर से अधिक का दिखता है। ये 3 कमरों और एक हॉल का एक पैटर्न है। हुआंग फैंग सु यूमो को सोफे पर बैठने में मदद करता है। सु यूमो का शरीर नियंत्रण खोने के बाद वो अचानक नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से सोफा बहुत नरम है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एक सच शर्मनाक दृश्य। उसके बाद हुआंग फैंग एक एक करके जांच करने के लिए कई कमरों में गए। ऐसा नहीं था कि उसे कोई विशेष शौक था, बल्कि वो सु यूमो का कमरा ढूंढना चाहता था। आखिरकार वो सु यूमो को रात भर सोफे पर सोने नहीं दे सकता था। यहाँ 3 कमरे हैं, जिनमें से 2 अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। जाहिर है सु यूमो के अलावा इस जगह पर एक और व्यक्ति रहता है। हालांकि दूसरा पक्ष अभी घर पर नहीं है। हुआंग फैंग को जल्द ही सु यूमो का कमरा मिल गया। उस कमरे में बिस्तर के सिरहाने के पास सु यूमो की एक तस्वीर रखी हुई थी। सु यूमो के कमरे में कुल मिलाकर रंग गुलाबी था। ये देखा जा सकता है कि स्मार्ट ब्यूटी मैनेजर को देखते हुए हुआंग फैंग ने अभी भी छोटी लड़की की मासूमियत बरकरार रखी। सु यूमो का कमरा ढूंढना आसान है। हुआंग फैंग उसे फिर से उठाती है, फिर उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपने मुलायम बिस्तर पर रखती है। सु यूमो को देखते हुए, जो लाल रंग का दिख रहा है, वो बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। हुआंग फैंग का दिल अभी भी थोड़ा धड़क रहा है। आखिरकार सु यूमो के पास एक देश का चेहरा है। अब वो खुद के सामने बेहोश पड़ा हुआ है। हुआंग फैंग के मन में स्वाभाविक रूप से कुछ विचार होंगे। हालांकि एक विचार होने का मतलब यह नहीं है कि हुआंग फैंग कार्रवाई करेंगे। वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के खतरे का फायदा उठाता है। इसलिए उन्होंने खुद पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की है। मम्मा, सु यूमो बिस्तर पर झूल गई। जाहिर है इतने सारे कपड़ों में सोने से उसे असुविधा होती थी। हुआंग फैंग ने इसके बारे में सोचा, लेकिन उसने फिर भी उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद नहीं की। यदि उसने ऐसा किया तो वो कल इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकेगा। दूसरा कारण यह है कि सु यूमो अब बहुत आकर्षक है। यदि वो फिर से अपना कोट उतारती है तो हुआंग फैंग को खुद यकीन नहीं है कि वो खुद को नियंत्रित कर सकता है। आखिरकार वो भी एक सामान्य रुझान वाला व्यक्ति है। उई तब होता है जब हुआंग फैंग सु यूमो को पतली रजाई को ढकने में मदद करने के लिए नीचे झुकता है। सु यूमो अचानक संघर्ष करता है और उसके मुंह में उल्टी होने लगती है। ऐसा लग रहा है कि उसे उल्टी होने वाली है। हुआंग फैंग बस कुछ कदम उठाने ही वाला है, लेकिन वो अभी भी धीमा है। सु यूमो अपना सिर सीधे उसकी ओर बढ़ाता है और फिर उल्टी कर देता है। थूकने के बाद सु यूमो फिर से बिस्तर पर लेट गई। इस बार वो अधिक आरामदायक लग रही है और लगातार सो रही है। हालांकि सु यूमो आरामदायक है, लेकिन हुआंग फैंग असहज है। अपने सामने उल्टी के एक बड़े क्षेत्र को देखकर हुआंग फैंग रो रहा है और हंस रहा है। वो पूछ रहा है कि उसे कौन नाराज कर रहा है। उसने ब्यूटी बॉस को वापस भेज दिया। ये सस्ता नहीं है, उसने इतने बड़े क्षेत्र में उल्टी की है। हुआंग फैंग ने अपने कपड़ों से शराब और अन्य अप्रिय गंध को देखकर भौहें चढ़ा ली। जाहिर तौर पर इन चीजों का निपटारा कर दिया गया, अन्यथा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे पता था कि मुझे अभी तुम्हारा फायदा उठाना चाहिए था, हुआंग फैंग ने बिस्तर पर सु यूमो को देखते हुए कड़वाहट से सोचा। बेशक उसने बस इसके बारे में सोचा था, उनका इरादा इसे क्रियान्वित करने का नहीं था।
कोई रास्ता नहीं है। हुआन फैंग इससे निपटने के लिए कागज को बाथरूम में ले गए। वैसे भी उसने उल्टी को पोंछ लिया। उल्टियां तो जल्द ही साफ हो गई, लेकिन उस पर लगे दाग इतने आसान नहीं थे। अपने सामने गंदे कपड़ों को देखकर हुआन फैंग ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या वो कल दिन के समय राष्ट्रपति सू के कपड़ों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत होगी। जब हुआन फैंग ने सफाई करने की कोशिश की तो बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। हुआन फैंग आश्चर्यचकित था। तभी उसकी नजर एक स्लिम फिगर पर पड़ी। वो अंदर आया। उसने हुआन फैंग को नहीं देखा। वो बगल वाले शौचालय में गया और अपनी पैंट उतार दी। यह आकृति स्वाभाविक रूप से सुयुमो है। सुयुमो अभी भी सो रही है। पता नहीं वो कब उठी। हालांकि वो पूरी तरह से जाग नहीं रही है। अब वो थोड़ी उलझन में थी। उसकी आंखें पूरी तरह से नहीं खुली हैं। बाथरूम में रहने वाले बड़े आदमी हुआन फैंग की तो बात ही छोड़िए। हुआन फैंग सरसराहट सुनकर चौंक गया। सुयुमो ने यह उसके सामने किया। उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। सुयुमो के अंदर आने के तुरंत बाद उसने अपनी पैंट उतार दी और उस पर बैठ गया। हालांकि यह एक गड़बड़ थी। हुआन फैंग ने बहुत सी चीजें देखी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। सफेद जांघ पतली और विरल काली थी। गुड। हुआन फैंग ने कुछ जोर से निगल लिया और थूक दिया। अभी जो हुआ वो बहुत अचानक हुआ है। उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसकी आंखें अभी भी सुयुमो को घूर रही हैं। उसके शौचालय जाने की पूरी प्रक्रिया को देख रही है। वहां पर सुयुमो का समाधान हो गया है। वो खड़ी होती है और अपनी पैंट पोंछती है। हालांकि इस समय वो जाग रही है और अचानक उसे पास में एक आकृति दिखाई देती है। मिंगजियाओ, तुम भी शौचालय आ जाओ। मैं ठीक हूँ, चलो, सुयुमो ने अस्पष्ट रूप से कहा। हालांकि तुरंत उसकी हरकत रुक गई, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि मिंगजियाओ एक व्यापारिक यात्रा पर गई थी और वापस नहीं आई थी। अब वो बाथरूम में कैसे दिख सकती थी? यदि यह मिंगजियाओ नहीं था तो अब यह व्यक्ति कौन है? उनमें से कुछ ने अपनी आंखें खोली और आकृति को देखा। फिर सुयुमो की आंखें इतनी खुली कि पूरा व्यक्ति जाग गया। सुयुमो के मुंह से उच्च डेसिबल ध्वनि निकलती है। यदि इस घर का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है तो अगले दरवाजे वाले पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया होगा। मिस्टर सू, आप अपनी पैंट देखकर दोबारा क्यों नहीं चिल्लाते? हुआन फैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि सुयुमो चिल्ला रहा था और उसने अपनी पैंट नहीं पहनी थी, जिससे हुआन फैंग ने सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। इसके अलावा इस बार उन्होंने इसे पहले से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा। सुयुमो ने सहजता से अपने नीचे की ओर देखा और फिर कॉल तेज हो गई। हुआन फैंग, यहाँ से चले जाओ। सुयुमो, जो हमेशा अच्छे स्वभाव वाली रही है, आखिरकार फूट पड़ी और हुआन फैंग पर चिल्लाई। वो जल्दी जल्दी अपनी पैंट पहनने लगा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुयुमो के गुस्से को देखकर हुआन फैंग ने ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी से बाहर चला गया। जब हुआन फैंग बाहर गया तो वो दरवाजा अपने साथ ले गया। हालांकि सुयुमो, जो भयभीत थी, अभी भी असहज थी। वो आगे बढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है? क्या हो रहा है? हुआन फैंग यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? जब मैं अभी अंदर आया था तो मैंने उसे क्यों नहीं पाया? क्या उसने अभी सब कुछ देखा? ये होना ही चाहिए। सुयुमो, तुम क्यों हो इतना भ्रमित? बाथरूम में सुयुमो अपने आप में बड़बड़ाता रहा, ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आज रात क्या हुआ था। सौभाग्य से, हालांकि उसने बहुत अधिक शराब पी थी, उसके टुकड़े नहीं थे और उसे अभी भी कई चीजें याद थी। उसे जो याद आया वो ये था कि उसने हुआन फैंग को इसे वापस भेजने दिया था, लेकिन बाद में वो सो गई और उसे बाद की बातें याद नहीं रही। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 62 सजा कैसे दें? ये सोचते हुए कि अभी वह सो रहा है, हुआन फैंग उसके पास था। सुयुमो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि सब कुछ सामान्य है और उसके कपड़े साफ सुथरे हैं, जो एक राहत की बात है। हालांकि सुयुमो का चेहरा लाल हो गया था और यह इस तरह का लाल था कि खून बह रहा था। अभी वह हुआन फैंग के सामने शौचालय में गई थी। हुआन फैंग की उभरी हुई उपस्थिति के बारे में सोचकर सुयुमो को शर्मिंदगी महसूस हुई। हुआन फैंग ने अभी अभी यह सब देखा होगा। शौचालय जाते हुए वास्तव में एक विषमलैंगिक द्वारा देखा गया था। आपको इस तरह की बात जाननी चाहिए, यहाँ तक कि उसके पति के लिए भी, उसकी पत्नी के लिए यह एक बहुत ही निजी बात है और उसने वास्तव में हुआन फैंग के सामने ऐसा किया था। ये सोचकर सुयुमो को आत्महत्या करने पर शर्मा रही थी। जितना अधिक वह सुयुमो के बारे में सोचती है उतना ही अधिक वह व्यथित महसूस करती है, उतना ही अधिक वह रोने से खुद को रोक नहीं पाती है। वह हमेशा साफ सुथरी रहती है। हालांकि पीछा करने वाले बहुत से लोग हैं, फिर भी उसने कभी किसी पुरुष को अपना फायदा नहीं उठाने दिया। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हालांकि आज वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन यह महसूस कर सकती है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के लिए गोपनीयता का हिस्सा देखा है जो लंबे समय से उसे नहीं जानता है। पापा ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर सू, क्या बात है? चलो बाहर आकर कहें। आपको हर समय इसमें रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। हुआन फैंग ने देखा कि सुयुमो इतने लंबे समय तक बाहर नहीं आई थी और बाथरूम में हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी। वह हुआन फैंग के बारे में चिंतित था, जो सुयुमो के दिमाग को नहीं खोल सका। उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया और कहा कि सुयुमो चाहे खुद को कितना भी दोषी क्यों न माने, इस समय उसके लिए अकेले रहना उपयुक्त नहीं है। ये देखकर कि अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हुआन फैंग ने दरवाजे पर कुछ थप्पड़ मारे और कहा, राष्ट्रपति सू, अगर आपने दोबारा दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। क्योंकि वो सुयुमो की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, हुआन फैंग खुद ही अंदर जाने के लिए तैयार था। हालांकि जब वो दरवाजे से टकराने ही वाला था तभी दरवाजा खुल गया। सुयुमो ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा। हालांकि उसकी आंखें लाल थीं, जाहिर तौर पर वो सिर्फ रो रही थी। वह, श्री सू, क्या आप ठीक हैं? सुयुमो को खुद को इतनी घूरते हुए देखकर हुआन फैंग ने अजीब तरीके से कहा। कुछ नहीं, सू ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो सीधे हुआन फैंग के पास से गुजरा, लिविंग रूम में आया, सोफे पर बैठ गया और फिर हुआन फैंग को घूरकर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो फूल देखना चाहता हो।
मिस्टर सू, अगर आप ठीक हैं तो मैं पहले जाऊंगा। हुआंग फेंग, जो सू यूमो से शर्मिंदा है, पहले बाहर निकलना चाहता है। जाओ। कहाँ जाना है? सू यूमो ने पूछा। घर जाओ। हुआंग फेंग रोड। यह अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या आप जा रहे हैं? क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि मुझे आपको दंडित करने दीजिए? सू यूमो ने कहा। हुआंग फेंग कड़वाहट से मुस्कुराए। अभी उसने जो कहा उसका कारण यह है कि उसे डर था कि सू यूमो इसमें कुछ बेवकूफी कर सकती है। ऐसा लगता है कि सू यूमो गंभीर है। हालांकि उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। मिस्टर सू, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैंने इसमें अपने कपड़े साफ किए। कौन जानता है कि आप अचानक दौड़ पड़े और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हुआंग फेंग ने समझाने की कोशिश की। तो ये सब मेरी गलती है? सू यूमो से पूछा। नहीं नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने इसे समय रहते नहीं रोका। हालांकि राष्ट्रपति सू, यह मेरी पूरी गलती नहीं है। उस समय चीजें इतनी अचानक हुई कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि मैंने किया कुछ भी नहीं दिख रहा है। हुआंग फेंग ने कहा। सचमुच कुछ नहीं दिख रहा? सू यूमो ने पूछा। साथ ही उसे ये भी उम्मीद थी कि हुआंग फेंग ने कुछ भी नहीं देखा होगा। हालांकि उस वक्त वो पैंट पहनना भूल गई। हुआंग फेंग अंधा नहीं था, वो इसे कैसे नहीं देख सकती थी? सचमुच, मैं वादा करता हूँ, मैंने उस समय सचमुच कुछ भी नहीं देखा। हुआंग फेंग ने जल्दबाजी में वादा किया। ठीक है, मेरी जान के पास एक तिल है। क्या आपको लगता है कि यह अच्छा लगता है? सू यूमो ने कहा। नहीं, बस कोई तिल नहीं है। आपकी जान यह चिकनी है, हुआंग फेंग ने कहा। लेकिन सू यूमो की अभिव्यक्ति देखकर वो जानता था कि उसने गलती कर दी है। ठीक है श्रीमान सू, मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता है। वास्तव में थोड़ा बहुत, हुआंग फेंग ने अनिच्छा से स्वीकार किया। मुझे लगा कि तुम अंधे हो, सू यूमो ने कहा। कि हालांकि उन्हें लगा कि हुआंग फेंग ने इसे अपने दिल में देखा होगा, लेकिन जब उन्होंने हुआंग फेंग को यह स्वीकार करते हुए सुना तो उन्हें अभी भी दुख हुआ और उनके साथ अन्याय हुआ। तुम्हें पता है, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ और किसी ने मेरा शरीर नहीं देखा। अब तुमने इसे देखा है, तुम क्या करने को कहते हो? सू यूमो ने पूछा। वो नहीं जानती थी कि हुआंग फेंग को कैसे दंडित किया जाए। आखिर इसके लिए वह भी जिम्मेदार थी। हालांकि उसे लगा कि हुआंग फेंग ने अधिकांश जिम्मेदारी ले ली है। आखिरकार हुआंग फेंग उस समय पलट सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद वो उस समय रुका था। नहीं, ये हुआंग फेंग की जिम्मेदारी है। मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने दो। बेशक वो जानता था कि यह असंभव था। आपको ऐसा लगता है? सू ने गुस्से में शर्माते हुए कहा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें क्या दंड देना चाहिए? या मैं तुम्हें दिखाऊंगा और हम बराबर हो जाएंगे? हुआंग फेंग ने सुझाव दिया। गुंडे, सू यूमो चिल्लाया। हुआंग फेंग, मुझे पहले ये कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने आकर्षक व्यक्ति हो? यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कैसे दंडित कर सकता हूँ? हुआंग फेंग ने कहा। सू यूमो अवाक रह गई। वो सचमुच नहीं जानती कि क्या करना है। मिस्टर सू, क्या आप मुझसे पहले वापस जाना चाहते हैं? क्या आप मुझे बाद में बताना चाहते हैं? हुआंग फेंग ने कहा। सू यूमो का मूड स्थिर होते देख हुआंग फेंग ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो पहले पीछे हट जाएं। चलो चले चले। सू यूमो ने अपना हाथ लहराया और कहा कि वो नहीं जानती कि हुआंग फेंग का सामना कैसे करना है। ठीक है मिस्टर सू, आपको पहले आराम करना चाहिए और बाद में थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। यह अधिक आरामदायक है, हुआंग फेंग ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, सू यूमो ने कहा। हुआंग फेंग बस बाहर चला गया, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो फिर से रुका, सू यूमो की ओर मुड़ा और कहा, राष्ट्रपति सू, आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतूंगा। मुझे दे दो, यानी मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरे पास अभी पैसे की कमी है। अगर अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो हुआंग फेंग के पास अगले महीने किराए के पैसे भी नहीं होंगे। अगर वो नौकरी की तलाश में है तो भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती, इसलिए अब उसे वास्तव में इस नौकरी की जरूरत है। हुआंग फेंग के शब्दों को सुनकर सू यूमो हंसना चाहता था, खासकर जब उसने उसकी सावधान अभिव्यक्ति देखी। वो अच्छे मूड में थे। ये लड़का अभी भी अपने काम, एक सुरक्षा नौकरी को लेकर चिंतित है, यहाँ तक कि उसने बहुत परवाह भी की। चिंता मत करो, इससे पहले कि मुझे पता चले कि तुम्हें सजा कैसे देनी है, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, सू यूमो ने कहा। हालांकि इस समय उनका स्वर अनजाने में बहुत हल्का हो गया है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 63 वापसी। यह अच्छा है, यह अच्छा है, मुझे राहत मिली है, हुआंग फेंग ने कहा। अलविदा श्री सू, हुआंग फेंग ने कहा। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। सू यूमो उस दरवाजे की ओर देखती है जो फिर से बंद कर दिया गया है। वो स्तब्ध है। वो सोचता है कि जब उसने हुआंग फेंग को पहली बार देखा था तो वो चोर को पकड़ने के लिए अत्यधिक गति से दौड़ रहा था। फिर झांग यून से प्रेरित होकर हुआंग फेंग उनका अस्थायी ड्राइवर बन गया। वो उसके पास ही सो गया। जब वो जागे तो उन्होंने भी अपना आपा खो दिया। फिर कारखाने के गेट पर हुआंग फेंग ने फिर से खुद को बचाया। उसके बाद ये टोंग जियांग ही था जो खुद को खोजने के लिए कंपनी में आया था। ये हुआंग फेंग ही था जिसने उसे रोकने में मदद की। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी उसने टोंग जियांग, जो कि एक परेशान करने वाला लड़का था, को रोकने में उसकी मदद की। बाद में यह आज है। हुआंग फेंग हवाई अड्डे पर और कार में है। वो खुद की मदद करता है ताकि उसे ली के उस रंग का फायदा न मिल सके। इसके बारे में ध्यान से सोचें। मैं हुआंग फेंग को लंबे समय से नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से मैं उनसे मिला हूँ वे बहुत मिल चुके हैं। हुआंग फेंग ने भी मेरी बहुत मदद की है और मेरा दिल दूसरों से अलग लगता है, मेरे कुछ दोस्तों से। हालांकि यह विचार कि वो बस उस आदमी के सामने से चला गया था और उसे देखा गया था, चीजों को नहीं देखना चाहिए। सुभाषा फोंग चेहरे पर शर्म की भावना है। वो एक अच्छे शरीर की रक्षा कर रहा है, इसलिए हुआंग फेंग द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। बेशक सू यूमो का दिल भी जानता है कि इसके लिए हुआंग फेंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वो अचानक दौड़कर अंदर आया। हुआंग फेंग उससे पहले वहां थे। उसने दूसरों के सामने अपनी पैंट उतार दी। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा लगती है। इस आदमी के साथ क्या किया जाए, सू यूमो खुद से पूछता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हालांकि हुआंग फेंग एक सुरक्षा गार्ड है, वो बहुत अच्छा है।
इन दिनों संपर्क के माध्यम से सुयुमो भी उसे पसंद करती है। बेशक वो उस तरह की भावना का शौकीन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की सामान्य सराहना है जो उसे हुआंग फैंग को बहुत गंभीर रूप से दंडित करने में अच्छा नहीं बनाती है। हालांकि अगर उसके रूममेट को यह मामला पता चलता है तो सुयुमो हुआंग फैंग के दुखद अंत की कल्पना कर सकता है। बर्खास्त किया जाना हल्का है और प्रताड़ित किया जा सकता है। हुआंग फैंग की दयनीय उपस्थिति के बारे में सोचते हुए सुयुमो अनजाने में मुस्कुराती है। हालांकि हुआंग फैंग को दंडित नहीं किया गया है। हालांकि सुयुमो जाग गई। उसने पाया कि वो इतने लंबे समय से हुआंग फैंग के बारे में सोच रही थी, कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी जो उसने उससे संपर्क की थी, और कई बार अनजाने में मुस्कुराई भी थी। क्या इसलिए कि उसने उसका शरीर देखा है? सुयुमो ने चुपचाप सोचा कि वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति थी। जाहिर है हुआंग फैंग ने अचानक अपने शरीर को अकेला छोड़ दिया। हुआंग फैंग ने स्वाभाविक रूप से उसके दिल पर एक छाप छोड़ी। अकेले ही उसे पहले कभी प्यार नहीं हुआ था। हुआंग फैंग के संपर्क के इन दिनों में उसे ये भी लगा कि हुआंग फैंग एक सही व्यक्ति थे। सामान्यतया उस पर हुआंग फैंग की अच्छी छाप थी। जैसे ही सुयुमो सोच रही थी, उसने अचानक दरवाजा खटखटाने के बारे में सोचा, जिससे वो डर गई। आखिरकार उसने सिर्फ अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से अपने और हुआंग फैंग के बीच। इतनी देर हो गई, कौन आएगा? सुयुमो उठ खड़ी हुई और झिझकी, क्या मेंगजियाओ पहले वापस आ गया? नहीं, उसने पहले फोन करके नहीं कहा कि वो आज वापस आएगी। इसके अलावा अगर वो वापस आती भी तो उसके पास एक चाबी होती। दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कौन होगा? सुयुमो को कुछ संदेह है। आमतौर पर उनमें से कुछ ही यहाँ आएंगे। जाने दो, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा वो अब अकेली रहती है और स्वाभाविक रूप से वो डरती है। कौन है भाई? सुयुमो दरवाजे के पास गई। उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजे पर चिल्लाए, यह मैं हूँ। हुआंग फैंग की आवाज बाहर सुनाई दी। मुझे नहीं पता क्यों, हुआंग फैंग की आवाज सुनकर सुयुमो को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस हुआ और उसके दिल में उठ रहा डर गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के सुयुमो दरवाजा खोलता है, लेकिन फिर याद आता है कि हुआंग फैंग विषमलैंगिक नहीं है। क्या उसे इतनी देर से अंदर आने देना वाकई अच्छा है? हालांकि पहले जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए सुयुमो ने सोचा कि हुआंग फैंग विश्वसनीय थे, लेकिन उनकी आंखें ईमानदार नहीं थीं। तुम गए नहीं, तुम वापस क्यों आ गए? सुयुमो ने सावधानी से पूछा। मैं अभी एक दलिया की दुकान के पास से गुजरा और सोचा कि तुम्हें अभी अभी उल्टी हुई है और तुम्हारा पेट खाली होना चाहिए, इसलिए मैंने दलिया खरीद लिया। हुआंग फैंग ने अपना दलिया उठाया और सुयुमो से कहा। सुयुमो का दिल जोर से धड़का। हुआंग फैंग की चिंता ने उसके दिल को पहले ही धड़क दिया, जिससे वो और अधिक खुश हो गई। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, या बस इसे तुम्हें दे दूं? हुआंग फैंग सुयुमो को देखता है और दरवाजे पर रुक जाता है। वो कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि वो अभी भी गुस्से में है और खुद को अंदर नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो उसे दलिया देने का प्रस्ताव रखता है। अंदर आए। हुआंग फैंग के शब्द सुयुमो को जागने दो, उसके दिल में शर्म का निशान है। वो घूमी और एक वाक्य कहा, फिर अंदर चली गई। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने हुआंग फैंग का सामना करने की हिम्मत नहीं की। आपको अभी उल्टी हुई है, आपके पेट में ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। इस समय कुछ दलिया पीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या खाली पेट सोना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हुआंग फैंग ने चाय की मेज पर दलिया रखा। जैसा कि हुआंग फैंग ने कहा, सुयुमो को वास्तव में भूख लगती है। उसने रात में ज्यादा कुछ नहीं खाया और सारा खाना उल्टी कर दिया। अब वो फिर से इस दलिया की गंध महसूस कर सकता है और स्वाभाविक रूप से उसे भूख लगने लगती है। मिस्टर सू, हालांकि आप जैसे लोग सामाजिक मेलजोल के बिना रह नहीं सकते, फिर भी वे भविष्य में कम पीने की कोशिश करते हैं। अगर वे नशे में धुत हो जाते हैं तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें शराब पीना भी पसंद है। हालांकि वो जानता है कि खुद को कैसे नियंत्रित करना है। जब वो बहुत कम नशे में होता है तो वो दर्द और अपने शरीर को होने वाले नुकसान को भी समझ सकता है। कुआ। सुयुमो ने हुआंग फैंग का खंडन नहीं किया, नहीं उन पर नासमझ होने का आरोप लगाया। इसके बजाय उसने उसे धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उसकी आंखों की बची हुई रोशनी हुआंग फैंग को देख रही थी। ठीक है, मैं पहले निकलूंगा, इस बार निकलूंगा, तुम आराम से सो सकते हो। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब निकल रहा हूँ। सुयुमो मदद नहीं कर सकती, लेकिन कह सकती है, कहना समाप्त कर सकती है, फिर से अनुचित महसूस कर सकती है, समझा सकती है, अब और नहीं बैठना चाहती। नहीं, देर हो रही है मिस्टर सू, खाना खत्म करने के बाद कृपया पहले आराम कर ले, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अब और नहीं। जहां तक सुयुमो के रवैये में बदलाव की बात है, हुआंग फैंग अभी भी थोड़ा भ्रमित और खुश है। कुछ समय पहले जब सुयुमो ने खुद का सामना किया था तब भी उसका चेहरा ठंडा था। अब वो पहले जैसी स्थिति में आ गया है, पहले से भी अधिक उत्साहित। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 64 दिव्य चिकित्सा और रसोई की दुनिया 2। दरवाजे के बाहर हुआंग फैंग को देखते हुए सुयुमो ने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे पर पीछे झुक गई और थोड़ा चकित होकर चाय की मेज पर दलिया के कटोरे को देखा। बचपन से हुआंग फैंग अपने माता पिता के अलावा पहली व्यक्ति थी जो उसकी देखभाल करती थी। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जी मेंगजियाओ को भी उसकी इतनी परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उनके बीच कोई खराब रिश्ता था, लेकिन जी मेंगजियाओ थोड़ा लापरवाह था। वो उसकी लगभग अकेले ही परवाह करती थी। जी मेंगजियाओ ने शायद ही कभी इस तरह की देखभाल के बारे में सोचा हो। मूल रूप से हुआंग फैंग के सुयुमो के दिल में कुछ विशेष भावनाएं थी, लेकिन अब ये भावना और भी मजबूत हो गई है। सुयुमो सोफे पर बैठी तापमान के साथ सफेद चावल का दलिया लिया, इसे उतले रूप से चखा और महसूस किया कि यह असाधारण रूप से मीठा था। हुआंग फैंग की आगे पीछे की गति के अनुसार वो अनुमान लगा सकती थी कि हुआंग फैंग ने सफेद चावल दलिया का एक कटोरा कहां से खरीदा था। वो पहले भी उस दुकान पर गई थी और उसे खाया था, लेकिन इस बार यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट नहीं था। क्या वहां रसोई बदल गए? सुयुमो ने धीरे धीरे इसका स्वाद चखा और चुपचाप सोचा कि उसके पास एक कटोरी सफेद चावल दलिया पीने के लिए ज्यादा समय नहीं है और उसका पेट भी आरामदायक था। जब हुआंग फैंग ने कहा कि उसने इसे थूक दिया है, सुयुमो ने हुआंग फैंग के सामने स्टाल पर लगे दाग को देखा।
कहने की आवश्यकता नहीं, वो ये भी जानता था कि इसका कारण कौन था। उसने सोचा कि वो न केवल हुआंग फैंग के सामने सोया, बल्कि दूसरों पर भी थूका। जब सु यूमो ने इसके बारे में सोचा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दूसरों के सामने चतुर और सक्षम दिखता था। वो हुआंग फैंग तक कैसे पहुंच सकता है? खुद को मूर्ख बनाने और अपने दुर्लभ पक्ष को उजागर करने के बारे में क्या ख्याल है? दरअसल सु यूमो खुद को बचाने के लिए ऐसी सामाजिक गतिविधियों में कम ही हिस्सा लेती है। अगर वह पीता भी है तो वह शायद ही कभी शराब पीता है। आज की तरह नशे में होने की तो बात ही दूर है। हालांकि आज कोई रास्ता नहीं है। कंपनी को अपने ग्राहकों को स्थिर करने की जरूरत है और उनके साथ काम करना होगा। उनके द्वारा पीने वाली शराब की मात्रा अधिक नहीं होती है। इसके अलावा हुआंग फैंग का ड्राइविंग कौशल अच्छा नहीं है। एक झटके में वो नशे में धुत हो जाएगी और थूक देगी। वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा, है ना? सु यूमो ने मन ही मन सोचा कि हुआंग फैंग के साथ कई बार संपर्क के कारण वो हमेशा सामान्य से अलग जगह दिखाता था। ठीक है, मुझे पता था कि मैंने उसकी कार उधार ली थी। हुआंग फैंग सड़क किनारे एक कार का इंतजार कर रहा है। सु यूमो की कार उसने सु यूमो के घर पर छोड़ दी थी। चाबी उसके घर में रख दी जाएगी। अब उसे बस टैक्सी लेकर घर जाना है। जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे तो पहले ही देर रात हो चुकी थी। आज उसने कई लोगों को आगे पीछे भेजा और सुयुमो में बहुत समय विलंबित किया, इसलिए अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। हुआंग फैंग जब अपने आवास पर वापस गए तो सबसे पहला काम भंडारण बॉक्स की जांच करना था। हालांकि उसे निराशा हुई, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। हुआंग फैंग ने पाया कि अंतराल थोड़ा लंबा था और उसे लगा कि उसे लंबे समय से कुछ भी नया नहीं मिला है। हालांकि मैं चिंतित हूँ, लेकिन इस तरह की बात को जल्दबाजी में हल नहीं किया जा सकता। मुझे स्टोरेज बॉक्स के मूड को पूरी तरह से देखना होगा। मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि इसका अब चीजों को बदलने का कोई विचार नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग को पता था कि वो उदास मूड के साथ धोने और आराम करने जा सकता है। आज उसे बहुत सारे काम करने थे। हालांकि वो अब मजबूत हो रहा है, फिर भी उसे थकान महसूस होती है। हुआंग फैंग का आराम चुनने का तरीका अभी भी ध्यान है, जो न केवल उन्हें बेहतर आराम, अधिक ऊर्जावान बना सकता है, बल्कि उनके शरीर में जादू के संचय को भी बढ़ा सकता है, जिससे एक पत्थर से दो शिकार हो सकते हैं। एक अन्य स्थान पर अमर डॉक्टर और रसोई देवता दो की दुनिया में इस समय शाम को यांग येहिंग, जो किंग राजवंश से गुजरे थे, और सम्राट कियानलोंग, जिन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी, ने भी आराम किया था। हालांकि उनके आवास पर कई अप्रत्याशित मेहमान आए। यंगजहौ सिटी मजिस्ट्रेट का भतीजा टेंगलोंग अपने चाचा से पौराणिक अमर पुस्तक जानता था और आगामी यंगजहौ हुआयांग व्यंजन प्रतियोगिता जीतना चाहता था। उसने पुस्तक की कुटिल बुद्धि चलाई और रात में अमर पुस्तक को लूटने की योजना बनाई। इस तरह न केवल उसकी ताकत मजबूत हो गई, बल्कि उसकी ताकत में यांग येहेंग की ताकत भी कम हो गई। जब भोजन प्रतियोगिता होती है तो कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है। तो रात में टेंगलोंग काले कपड़े पहने एक आदमी के रूप में यांग येहेंग के निवास में घुस गया और परी पुस्तक ढूंढना चाहता था। इस समय संयोग से दो व्यक्ति जिनचेंग 5 और वू याजी, जो निजी यात्रा के लिए बाहर आने के लिए सम्राट कियानलोंग का पीछा कर रहे थे, उन्हें भी पता चला कि वे सम्राट कियानलोंग के साथ थे और वे एक ही समय में वहां थे। इसलिए वे भी रात में कियाओ के कपड़े पहने हुए थे और चुपके से सम्राट कियानलोंग को खोजने के लिए अंदर चले गए। खास तौर पर यहाँ कई कमरे हैं। टेंगलोंग को एक एक करके उनकी तलाश करनी होगी। हालांकि वो सम्राट कियानलोंग के कमरे में प्रवेश कर गया। मूल रूप से उसका इरादा गुप्त रूप से जाने और यांग येहेंग की तलाश जारी रखने का था। इस समय वो सम्राट कियानलोंग को नहीं जानते थे, जिन्होंने निजी यात्रा की थी। ठीक इसी समय सम्राट के निजी अंगरक्षक जिन चेंगवू ने भी कमरे में प्रवेश किया और तान को लंबे समय तक रोक दिया। हालांकि क्योंकि टेंगलोंग ने भी काले कपड़े पहने थे, जिन चेंगवू को पहली बार में दूसरे पक्ष की पहचान नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम वहां नहीं गए? जिनचेंग 5 ने तांगलान से कहा। उसने सोचा कि तांगलान वुयाजी था। उन्होंने पहले एक दूसरे से चर्चा और जांच की थी। हालांकि जिनचेंग वी की उपस्थिति ने टैंग को काफी देर तक चौंका दिया। आज रात वो अकेला आया था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि यह व्यक्ति उसका व्यक्ति नहीं है। दूसरे पक्ष की बातों से यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष गलत था। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? ये पुष्टि करने में जल्दबाजी न करें कि सम्राट का इससे कोई लेना देना है या नहीं। जिनचेंग 5 ने वो याजी को स्तब्ध देखा, फिर उससे कहा, कैसे महाराज, यह आदमी पागल नहीं हो सकता। टैंग ने बहुत देर तक सोचा। हालांकि वो नहीं जानता था कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब है। टेंगलोंग ने गलती करने का फैसला किया। वो आज रात गुप्त रूप से यहाँ आया था। वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फुसफुसाकर कहा, ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। ये कहते हुए कि टेंगलोंग ने एक खंजर निकाल लिया है और उसकी पीठ के पीछे जिनचेंग 5 पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन इस समय जिनचेंग 5 अचानक पलट जाता है, क्योंकि टेंगलोंग की आवाज से उसे पता चलता है कि दूसरा पक्ष उसका अच्छा भाई नहीं है। वो याजी, आप यानजी नहीं है, आप कौन है? जिनचेंग ने तांगलोंग की ओर इशारा करते हुए पूछा। इस समय सम्राट कियानलोंग अपने बिस्तर पर दो व्यक्तियों की हरकतों से जाग गए। कौन? किसी को सोने नहीं दिया? भ्रमित सम्राट कियानलोंग को देखते हुए, जो पूरी तरह से जाग नहीं रहा था, टेंगलोंग उसकी तरफ लपका और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। जाना। टेंगलोंग ने अपना सिर झुकाया और सम्राट कियानलोंग को शराब पिलाई। फिर वह जिनचेंग 5 की ओर मुड़ा और कहा, दरवाजा खोलो। अच्छा, दूसरों के हाथों में सम्राट केवल वही कर सकता है जो दूसरा पक्ष कहता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पैसा जियाशु। जब तांगलोंग सम्राट कियानलोंग को अपनी बाहों में लेकर हॉल में आए तो यांग येहेंग और वू याजी भी आए। यांग येहेंग को लगा कि लोग खेल रहे हैं। क्या बात। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी समाज की दो सुंदरियां भी पूछताछ करने आई। यांग येहेंग, परी पुस्तक सौंप दो। जब टेंगलोंग ने झेंगजू की उपस्थिति देखी तो उसने तुरंत यांग येहेंग से कहा, तांगलांग। जैसे ही तांगलोगी ने बात की, यांग येहेंग ने अपनी आवाज के माध्यम से दूसरे पक्ष की पहचान का अनुमान लगाया। आप मुझे कैसे पहचानते हैं? ये देखकर कि उसे यांग येहेंग ने पहचान लिया है, तांगलोंग सिंपल ने तौलिया उतार दिया और कहा,
मैंने कहा था कि आप पूर्वजों ने सोचा था कि यदि आप नकाब से ढके रहेंगे तो लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, यांग येहेंग ने बिना शब्दों के कहा। उसके बाद यांग येहेंग और तांग ने बहुत सारी बकवास की, लेकिन ये बेकार थी। क्या लोग हुआंगफेंग अभी भी एक दूसरे के हाथों में थे। यांग येहेंग, मुझे जल्दी से अमर किताब दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, तांग ने लंबे समय तक धमकी दी। नहीं, ये स्वर्ग और पृथ्वी समाज की दो सुंदरियों में से एक थी जिन्होंने कियानलोग को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। उनकी योजना भोजन प्रतियोगिता के मौके पर सम्राट कियानलोग की हत्या करने की थी। इस परी पुस्तक के बिना यांग येहेंग को अंतिम जीत हासिल करने या सम्राट के करीब पहुंचने का मौका नहीं मिलता, उन्हें हत्या करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, टेनलोंग ने व्यंग्य किया और कहा, चूंकि तुम निर्दयी हो इसलिए मुझे अन्याय होने का दोष मत दो। उसने कहा कि वो सम्राट कियानलोग को मारने जा रहा था। इंतजार, यांग येहेंग ने अचानक कहा, मैं तुम्हें किताब दूंगा। यांग येहेंग ने परियों की किताब को अपनी छाती से निकाला और उसे पुरानी यादों से देखा। इस पुस्तक के बिना वो खाद्य प्रतियोगिता के चैंपियन को जीतने में सक्षम नहीं होगा और उसे नहीं पता होगा कि इसे कैसे वापस लाया जाए। हालांकि फिर भी उसने अपने हाथ में किताब टेनलोंग को दे दी। टेनलोंग ने परी पुस्तक को संभाला, ऊपर दिए गए दो शब्दों को देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। फेरी बुक हाथ में होने से वो अगली प्रतियोगिता में बिना किसी गलती के चैंपियनशिप जीत सकता है। दूर जाओ, किताब आ गई है। इस बार उसका लक्ष्य हासिल हो गया है और टेनलोंग जाने के लिए तैयार है। तितर बितर हुई भीड़ से घिरे टेनलोंग सम्राट कियानलोंग को दरवाजे तक ले गए। यांग येहेंग, हम बाद में मिलेंगे। उसके बाद टेनलोंग ने सम्राट कियानलोंग के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा और उन्हें स्तब्ध कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए कि हर कोई सम्राट कियानलोंग की स्थिति देखने में व्यस्त था, उसने दरवाजा छीन लिया। मजिस्ट्रेट के यमन तक वापसी का सारा रास्ता सुचारू रूप से चला। इस समय हालांकि देर हो चुकी थी, टैंग के मजिस्ट्रेट को अभी भी आराम नहीं था और वो लिविंग रूम में चाय पी रहा था। टेनलोंग के वापस आने के बाद वो अपने कमरे में नहीं गया बल्कि लिविंग रूम में गया और देखा कि उसके चाचा अभी भी वही थे। कैसा है, क्या तुम्हें मिल गया? टैंग के मजिस्ट्रेट ने चाय पीते हुए पूछा। जाहिर है वो आज रात टेनलोंग की हरकत को भी जानता था। देखो चाचा, टेनलोंग ने गर्व से किताब उसकी बाहों से निकाली और उसे दे दी। ठीक है, बहुत अच्छा, बस इतना ही, इसके साथ हम फुल प्रूफ बन सकते हैं। उस पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद तांग के मजिस्ट्रेट ने खुशी से कहा कि उसने लंबे समय से पुस्तक के महान नाम के बारे में सुना था, लेकिन उसे इसे देखने का कभी मौका नहीं मिला। आज आखिरकार उसने इसे देख लिया। बेशक यांग येहेंग के पास जियांशु नहीं था, वो बिल्कुल भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं इस बार चैंपियन का फैसला करने जा रहा हूँ, टेनलोंग ने गर्व से कहा। तांग जिफू ने सहमति में सिर हिलाया। टेनलोंग का खाना पकाने का कौशल कम नहीं है। अब जब उसके पास ये परी पुस्तक है तो चैंपियन बहुत स्थिर है और कभी गलती नहीं करेगा। इसके अलावा उसने बैकहैंड तैयार कर लिया है और उन न्यायाधीशों को उसके द्वारा निपटा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि चैंपियन केवल टेनलोंग ही हो सकता है और वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है, नीचे जाओ और पहले आराम करो। इस अमर पुस्तक को अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए। यह न केवल आपको इस प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने में मदद करने के लिए है, बल्कि यह निश्चित रूप से एक खजाना है। तांग जिफू ने तांग लान को अमर पुस्तक सौंपी और कहा, भतीजा जानता है, मैं नीचे जाऊंगा और पहले आराम करूंगा, टेनलोंग ने कहा। जाना, तांग जिफू ने हाथ हिलाया और कहा। तांग के पीछे की ओर देखते हुए तांग के मजिस्ट्रेट ने खुद से कहा, येमजहो के नमक अधिकारी को हमारे तांग परिवार द्वारा हमेशा के लिए नियंत्रित किया जाएगा। टेनलोंग अपने निवास पर लौटने के बाद साधारण स्नान के बाद बिस्तर पर चले गए। वो फेयरी बुक को देखने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने पाया कि इसकी सामग्री वास्तव में व्यापक और गहन थी। यह उससे कहीं अधिक व्यापक था जो उसने पहले सीखा था और यह कहीं अधिक शानदार था। इसके अलावा फेयरी बुक उसे बिना किसी विचलन के हाथ से खाना बनाना सिखाएगी। ये वास्तव में अमर पुस्तक होने योग्य है। टेनलोंग ने आह भरी और किताब के महत्व को जाना, इसलिए वो बिस्तर से बाहर निकला और एक बक्सा ढूंढा और उसे सीधे नीचे रख दिया। भोजन प्रतियोगिता से पहले वो इसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। किताबें सही जगह पर रखने के बाद टैंग ने काफी देर तक बक्से को संतुष्टि के साथ देखा और फिर बिस्तर पर वापस चला गया। आज रात टॉस के बाद वो बहुत थक गया था। इसके अलावा आखिरकार उसे वो परी पुस्तक मिल गई जो वह चाहता था। वो बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्हें सोने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। टेनलोंग के सो जाने के कुछ ही समय बाद बॉक्स में हल्की रोशनी थी और फिर वो गायब हो गई। वही फ्लैश पृथ्वी पर हुआंगफेंग का भंडारण बॉक्स था। आरामदायक। अगली सुबह हुआंगफेंग ध्यान से उठे और पूरा व्यक्ति अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस आ गया। कल फुटबॉल खेलने के कारण सुयुमो में अन्य चीजों के कारण वो बहुत ताकत से संघर्ष कर रहा था और अब वो ठीक हो गया है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। हुआंगफेंग बिस्तर से उठे और खुद से कहा। उनका पहला काम अभी भी स्टोरेज बॉक्स में जाकर देखना है। आजकल वो हर सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करते हैं। वो धो भी नहीं सकता, लेकिन इस बार स्टोरेज बॉक्स ने उसे निराश नहीं किया। उसने पाया कि एक और किताब गायब है। हुआंगफेंग बहुत खुश थे। ऐसा लगता है कि वो बाद में बक्से में और किताबें डाल देगा। स्टोरेज बॉक्स में ये किताब बहुत लोकप्रिय है। जियांशु, यह क्या है? थोड़ी देर तक स्टोरेज बॉक्स में देखने के बाद हुआंगफेंग को आखिरकार कुछ नया मिला। धागे से बंधी किताब थोड़ी जर्जर दिखती है, यहाँ तक कि उसके कुछ हिस्सों पर झुर्रियां भी पड़ जाती हैं। इसे पानी से भिगोना चाहिए था। हुआंगफेंग की भौहें उस वक्त सिकुड़ गई जब उन्होंने वो किताब देखी जो अच्छी तरह से नहीं बिकी। इस बार वो कोई बेकार चीज नहीं बदलेगा। आखिरकार किसी ने उसे नहीं बताया कि यह भंडारण बॉक्स केवल अच्छी चीजों की जगह ले सकता है। हालांकि इस किताब का नाम बहुत दबंग है। इसके अलावा इस पर मौजूद पात्र पारंपरिक चीनी अक्षर है। हालांकि हुआंगफेंग को पारंपरिक चीनी अक्षरों की पूरी समझ नहीं है, लेकिन उन्हें इंटरनेट पर जांचा जा सकता है। इसलिए इस बार यदि वो पुस्तक की विषय वस्तु को समझना चाहता है तो उसे परेशानी नहीं होगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 66 फिल्में देखना।
अमर पुस्तक अमर डॉक्टर रसोई 2 में यह एक खजाना है जो ईश्वर खाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने राहगीर यांग येहेंग को दिया था। इस पुस्तक के साथ आप तुरंत उत्कृष्ट खाना पकाने का कौशल प्राप्त कर सकते हैं। यह अद्वितीय और अजेय है। यह न केवल पुस्तक का नाम है बल्कि पुस्तक का परिचय भी है। अमर डॉक्टर किचन 2 यह क्या है, फिल्म, टीवी या उपन्यास? हुआंग फैंग को कुछ संदेह है। इस पुस्तक का स्रोत अमर डॉक्टर किचन 2 है। हालांकि हुआंग फैंग को नहीं पता कि यह अमर डॉक्टर किचन 2 क्या है। हालांकि हुआंग फैंग को विफल न करना कठिन है। उन्होंने इस बात को अपने मोबाइल फोन से चेक किया और जल्द ही नतीजा मिल गया। इमोर्टल डॉक्टर किचन 2 एक क्रॉसिंग मूवी है। चूंकि ये 2 है इसलिए पहला भी होना चाहिए। परिचय के मुताबिक इस फिल्म का कंटेंट थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि इस अमर पुस्तक के बारे में और अधिक जानने के लिए हुआंग फैंग ने इसके बारे में और अधिक जानने, इस फिल्म को डाउनलोड करने और बाद में जब उसके पास समय हो तो इसे देखने की योजना बनाई है। क्योंकि सुबह अभी भी कुछ करना बाकी है, हुआंग फैंग के पास इस फेरी बुक को पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए वो इसे केवल दूर रख सकते हैं और फिर जब वो शाम को वापस आएंगे तो वो इसे ध्यान से देख सकते हैं। सुबह हुआंग फैंग और उनकी टीम को एक और खेल खेलना है। इस बार यह अन्य शहरों की एक उद्यम टीम है। ये टीम कल जीती थी, इसलिए अब दोनों टीमें मिलती हैं। विजेता टीम अगले शनिवार के खेल में भाग लेने पर वापस जा सकती है। क्योंकि यह परिणाम तय करने वाला एक खेल है, इसलिए हालांकि इसमें भाग लेने के लिए कई उद्यम है, इसमें भाग लेने के लिए बहुत सारे खेल नहीं है। यदि हुआंग फैंग अंत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो उनके पास आज सहित 3 खेल होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि फुटबॉल का ये खेल अगले रविवार को समाप्त हो जाएगा। चक्र लंबा नहीं है। आखिरकार वे मुख्य रूप से व्यवसाय या काम के लिए जिम्मेदार हैं। हुआंग फैंग का आज का उपचार कल से अलग है। इसका मुख्य कारण यह है कि हुआंग फैंग के प्रदर्शन ने अन्य लोगों की आंखों को उज्ज्वल बना दिया। ऐसी स्थिति में जब सभी का स्तर लगभग समान है, हुआंग फैंग का प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट है। हालांकि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी गति और उछाल ने यह तय कर दिया है कि उसका प्रदर्शन अन्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर होगा। आज बस में चढ़ने के बाद अस्थायी कोच सीधे हुआंग फैंग के पास बैठा और उसे कुछ सलाह दी। हालांकि वो थोड़े समय में हुआंग फैंग के कौशल में सुधार नहीं कर सका, लेकिन वो हुआंग फैंग को कुछ प्रतिस्पर्धा अनुभव और कुशलता से दौड़ना सिखा सकता था। हुआंग फैंग खुद को जीतना चाहता था, इसलिए उसने इसे बहुत ध्यान से याद किया। जब कोच ने देखा कि हुआंग फैंग ने आज भी चमड़े के जूते पहने हुए हैं तो उसका चेहरा बदल गया। वो हुआंग फैंग को दोषी ठहराना चाहता था, लेकिन अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा कल हुआंग फैंग ने चमड़े के जूते पहने और अच्छा खेला, तो अंत में उसने उन्हें नहीं देखा। आज का खेल हुआंग फैंग अब कोई विकल्प नहीं है। वो पहले स्थान से शुरू करता है। हालांकि उनकी तकनीक अभी भी खराब है, लेकिन उनकी गति अभी भी दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों को बहुत डराती है। इसके अलावा हुआंग फैंग के लोग उनके साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं जैसा कि उन्होंने कल किया था। आज उनके पास हुआंग फैंग को गेंद पास करने का मौका है। इसके अलावा कई बार गेंद बहुत दूर होती है क्योंकि वे जानते हैं कि हुआंग फैंग की गति बहुत तेज है। यदि दूसरे पक्ष के खिलाड़ी हुआंग फैंग के साथ दौड़ते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। इसलिए हालांकि हुआंग फैंग ने अपनी खराब तकनीक के कारण बहुत सारे अवसर बर्बाद कर दिए। दूसरे पक्ष के लोग पेशेवर नहीं थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे अवसर थे और अंत में उन्हें 2 गोल करने दिए और वे फिर से जीत गए 2 से 1। जब वे जीते तो बहुत खुश हुए। पहले तो उन्होंने कोई उम्मीद नहीं जताई, लेकिन अब हुआंग फैंग की अचानक उपस्थिति के कारण उन्होंने लगातार 2 गेम जीते। अगले सप्ताह वे खेलना जारी रख सकते हैं। इस तरह उन्हें काम पर नहीं जाना है, लेने के लिए पैसे हैं, बस फुटबॉल खेलना है। वे सभी इच्छुक हैं। पहले बहुत से लोगों ने साइन अप नहीं किया था। केवल लोगों के स्तर के कारण मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जब मैं यहाँ आती हूँ तो सोया सॉस बनाना समय की बर्बादी है, ज्यादा सब्सिडी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने गेम जीत लिया था। जब वो वापस गया तो लोगों के बीच माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन हुआंग फैंग ने इसमें भाग नहीं लिया, बल्कि अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड की गई फिल्म देखी। आप क्या कर रहे हो? हुआंग फैंग के बगल में भाईवान बात नहीं करते, लेकिन अपने मोबाइल फोन से खेलते हैं। वो अपना सिर घुमाकर देखता है और कहता है, मूवी देखो। हाँ, हुआंग फैंग ने ये कहने के लिए अपना सिर नहीं उठाया कि इस फिल्म में फेरी बुक लंबे समय तक दिखाई नहीं दी, लेकिन हुआंग फैंग को इसकी भूमिका नहीं पता है। भाईवान कुछ नहीं बोले और फिर उन्होंने इसे देखा। फिर उसने घृणित मुख से कहा, यह वर्ज नाटक है, क्या तुम्हें इस प्रकार देखना अच्छा लगता है? भाईवान सही है, ये फिल्म वाकई काफी चौंकाने वाली है। क्या आधुनिक और प्राचीन फोन कॉल किंग राजवंश के माध्यम से नायक पिगटेल के बिना सुरक्षित है, और यहाँ तक कि बहुत सारी लाइनें भी बहुत चौंकाने वाली हैं। ये ठीक है, यह वैसे भी उबाऊ है, ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें इस तरह की फिल्म देखना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन किसने कहा कि उन्हें जो फेरी बुक मिली है वो ऐसी ही फिल्म से आई है? इसके अलावा हुआंग फैंग ने यह भी पाया कि इस अमर पुस्तक का कार्य काफी चौंकाने वाला है। इसका कार्य स्वाभाविक रूप से उन लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में मदद करना है जिनके पास ये है। हालांकि खाना पकाने की प्रक्रिया में ये कुंग फू का अभ्यास करने जैसा है, और कई बार व्यंजन आग से नहीं बल्कि आंतरिक कौशल या अन्य कुंग फू से पकाए जाते हैं। बेशक ये फिल्म मूल रूप से काफी चौंकाने वाली थी, इसलिए उनमें से कई अस्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा अब जब यह फेरी बुक हुआंग फैंग के हाथों में है तो उन्हें यह भी उम्मीद है कि फेरी बुक जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उतना ही बेहतर होगा। भले ही यह बहुत अनुचित हो, वो बहुत चौंकाने वाला होने को तैयार है। बैठक देखने के बाद भाईवान को फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हुआंग फैंग ने इसे बड़े चाव से देखा। उन्होंने पाया कि हालांकि फिल्म जोरदार थी, लेकिन जब वो मजे कर रहे थे तो इसे देखना असंभव नहीं था। जब पूरी फिल्म खत्म हो गई तो हुआंग फैंग को भी समझ आ गया कि फेरी बुक क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है। कोई रास्ता नहीं था। उसे किताब तो मिल गई, लेकिन उसके पास निर्देश पुस्तिका नहीं थी, इसलिए वो केवल फिल्म देखकर ही सीख सकता था। सौभाग्य से फिल्म में स्पष्टीकरण काफी विस्तृत था। सबसे पहले ये फेरी बुक वास्तव में लोगों को खाना बनाना सीखने में मदद करती है, लेकिन यह उस वास्तविकता से अलग है कि आम लोग खाना बनाना सीखते हैं।
वास्तव में एक बार जब कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रकार का व्यंजन पकाना सीख जाता है तो वो भविष्य में हमेशा इसे तभी पकाएगा जब कोई दुर्घटना न हो। यहाँ तक कि इस व्यंजन को पकाने के समय और संख्या में वृद्धि के साथ कौशल अधिक कुशल होता है, इसका स्वाद बेहतर होता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सरसट मैं दोपहर में क्या कर सकता हूँ। हालांकि ये फेयरी बुक स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं है। जब यह आपके पास हो तो आप ऐसे व्यंजन बना सकते हैं जो किसी अन्य की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। ये कहा जा सकता है कि कोई तुलनीय और जबरदस्त लाभ नहीं है। हालांकि यह आपको ये सीखने नहीं दे सकता कि इस व्यंजन को हमेशा के लिए कैसे पकाना है। जब आप इस फेयरी बुक को खो देते हैं, भले ही आप अभी भी इस व्यंजन को पकाने के लिए पिछले चरणों का पालन करें, लेकिन स्वाद पहले जैसा अच्छा नहीं है, जो इस पुस्तक का जादू है। हालांकि ये लाभ के बिना नहीं है। जब तक हुआन फेंग के पास ये किताब है, भले ही वो जानबूझकर खाना बनाना नहीं सीखता, उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन शीर्ष स्तर के होंगे। इस तरह उसे पढ़ाई के लिए समय और ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यदि यह पुस्तक दूसरों के लिए उपलब्ध है तो यह आवश्यक रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस अमर पुस्तक की आवश्यकताओं के अनुसार खाना पकाने की प्रक्रिया में इसे आंतरिक शक्ति या कुंग फू का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अन्य लोगों के पास ये क्षमता नहीं है और हुआन फेंग ने सिर्फ आंतरिक कौशल सीखा है, इसलिए इस अमर पुस्तक का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला मिल सकता है। मैं इसे दूसरों को बेच सकता हूँ या अपनी खुद की दुकान खोल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे एक समान चीज मिल गई है, लेकिन मैं अभी भी पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। हुआन फेंग ने फिल्म बंद कर दी, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप सोचा। इस किताब से उसे कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। यदि आप इसे बेचते हैं तो आम लोग इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा क्योंकि यह पुस्तक कोई सामान्य सूद नहीं है, वो उस समय इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए वह इसे केवल स्वयं ही उपयोग कर सकता है, लेकिन उपयोग करने के बाद ऐसा लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। क्या वह स्वयं खाना बना सकता है? ऐसा लगता है कि यह अभी से बहुत बेहतर नहीं है। अपना खुद का होटल खोलें। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास अब कोई पूंजी नहीं है। भले ही कोई पूंजी हो, वह केवल स्वयं एक रसोइया हो सकता है, और इस अमर पुस्तक के उपयोग के लिए आंतरिक कौशल की आवश्यकता होती है, और उसका आंतरिक कौशल बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। अब आखिरकार उसके पास अभ्यास के लिए अधिक समय नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस अमर पुस्तक का एकमात्र कार्य उसकी अपनी भोजन स्थिति में सुधार करना है। पहले उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इस अमर पुस्तक के साथ ये बिल्कुल अलग है। हालांकि जियांशु के कार्य और प्रभाव के लिए हुआन फेंग ने अभी भी इसका अनुमान स्वयं ही लगाया। उसके वापस जाकर प्रयोग करने के बाद ही सब कुछ निर्धारित किया जा सकता है। बस जल्द ही फिर से कंपनी में लौट आए। हुआन फेंग ने फिर भी कंपनी में खाना पसंद किया, लेकिन जब वह कैंटीन से बाहर आए तो उन्होंने सु यूमो को फिर से देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इसे कल देखा और आज फिर देखा। यह एक संयोग था। मिस्टर सु, क्या आप फिर से ओवरटाइम काम करते हैं? आज वीकेंड है, आम कर्मचारियों के लिए भी छुट्टी है। केवल कुछ सुरक्षा गार्डों को काम पर स्थानांतरित किया गया है। अप्रत्याशित रूप से सु यूमो भी ड्यूटी पर है। ठीक है, कंपनी में आने में कुछ तो बात है। सुभाषा का झाग उसके अपने कान के बालों को पोंछता है, कुछ ने अस्वाभाविक रूप से कहा। वास्तव में यह एक संयोग था कि हुआन फेंग और सु यूमो की कल मुलाकात हुई। उनमें से एक जल्दी या देर से चला जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सु यूमो का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह कंपनी में नहीं आ सकी। हुआन फेंग से मिलना तो दूर की बात है। बस कल रात की घटना के कारण सु यूमो को नहीं पता था कि वह अचानक हुआन फेंग को क्यों देखना चाहती थी। फिर आज कंपनी में आ गई। कल रात आपके दलिया के लिए धन्यवाद। इसे खाने के बाद मैं वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा हूँ, सु यूमो ने कहा। दरअसल आज सुबह वह दलिया की दुकान पर गई जहां हुआन फेंग ने दोबारा दलिया खरीदा, लेकिन जब उसने दोबारा दलिया खाया तो उसे पिछली रात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। आपका स्वागत है श्रीमान सु, आप ठीक हो जाएंगे, हुआन फेंग ने कहा। अगर यह ठीक है तो मैं पहले जाऊंगा। वह वास्तव में डर गया था कि सु यूमो कल रात बाथरूम के बारे में सोचेगी, इसलिए उसे उसके साथ बिल का भुगतान करना पड़ा। हुआन फेंग वापस जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन फेयरी बुक के वास्तविक प्रभाव को सत्यापित करने के लिए भी उत्सुक है। हालांकि वह जानता है कि किताब उसे कोई पैसा नहीं दिला सकती, लेकिन अचानक या ऐसा खजाना, हुआन फेंग अभी भी इसे जल्द से जल्द आजमाना चाहता है। तुम्हारे साथ क्या मामला है? वापस जाने के लिए जल्दी करो, सु यूमो ने पूछा। जब उसने सुना कि हुआन फेंग वापस जाना चाहता है तो उसे अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने अनजाने में पूछा। हुआन फेंग स्तब्ध था। फिर उसने सु यूमो की अप्राकृतिक अभिव्यक्ति देखी। हालांकि वह ये नहीं कहना चाहते थे, ये ठीक है। मुझे डर है कि इससे राष्ट्रपति सु के काम में देरी होगी। बेशक हुआन फेंग यह नहीं कह सकते कि उन्हें फेयरी बुक से क्या मिला और वह क्या सोचने और खुद को दंडित करने से डरते थे। यदि आप ठीक हैं तो आज दोपहर मेरे पीछे आए, सु यूमो ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ओवरटाइम काम करूंगा। हुआन फेंग की गलतफहमी से डरकर सु यूमो ने जल्दबाजी में आखिरी वाक्य जोड़ दिया। वह जानती थी कि हुआन फेंग के पास पैसे की कमी है, इसलिए हुआन फेंग को ऐसा कहने से इनकार नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से हुआन फेंग थोड़ा झिझके और सहमत हो गए। वैसे भी किताब भाग नहीं जाएगी। हालांकि अगर वह पैसा कमाने और बॉस के सामने प्रदर्शन करने का अवसर छोड़ देता है तो वह वास्तव में भाग जाएगा। अब हुआन फेंग को नौकरी की बहुत जरूरत है। यदि वह बॉस के सामने प्रदर्शन कर सका तो वह चूकेगा नहीं। इसके अलावा सु यूमो का अर्थ देखकर ऐसा लगता है कि उसने खुद को दंडित करने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसे थोड़ी राहत मिली। ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम्हें पता है कार कहाँ है? सु यूमो ने थोड़ी खुशी से कहा। हाँ, नतीजतन सु यूमो की चाबी हुआन फेंग पार्किंग स्थल में चली गई। मिस्टर सु, आप कहाँ जा रहे हैं? बस में, हुआन फेंग ने सहचालक की सीट पर सु यूमो से पूछा। पहले बेले के पास जाओ, मैं खरीदारी करने जाऊंगा, सु यूमो ने कहा।
ठीक है, हुआन फेंगिन ने कहा कि बेले मॉल एक बड़े पैमाने का शॉपिंग मॉल है, ये शहर के केंद्र के पास है। हालांकि हुआन फेंग ने वहां चीजें नहीं खरीदी, वो पहले भी वहां जा चुका है। जहां तक बात है कि उसने वहां चीजें क्यों नहीं खरीदी, तो इसकी वजह ऊंची कीमत थी। आखिरकार कई चीजें मशहूर ब्रांड की हैं और कीमत सस्ती नहीं है। वैसे क्या मिस्टर सू शाम को मिस्टर ली से मिलने जा रहे हैं? क्या तुम्हें मेरी गाड़ी चलाने की जरूरत है? हुआन फेंग ने पूछा। उसे डर था कि सू यूमो फिर से नशे में धुत हो जाएगी, ऐसे में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा। नहीं, मिस्टर ली सुबह ही चले गए हैं, सू यूमो ने कहा। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर ली के बारे में बात की तो उनका चेहरा थोड़ा धुंधला था। चला गया? इतनी जल्दी? हुआन फेंग ये कहते हुए आश्चर्यचकित है कि दूसरी पार्टी कल आई थी, लेकिन आज वो चली गई है। क्या वो इतनी जल्दी में है? अब कारोबार कितना तेज है? हाँ, सू यूमो ने कहा, उनमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी कंपनी हाल ही में संकट में है। श्री ली एक दूसरे के लोगों के बहुत करीब रहे हैं। इस बार वो आए तो कुछ भी नहीं लाए, बिल्कुल ईमानदारी। शायद वो हमारा मजाक देखने आया था। सू यूमो ने अभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वह राष्ट्रपति ली हैं जो इस अवसर का लाभ उठाकर उनका साथ देना चाहते हैं। सू यूमो इससे कैसे सहमत हो सकती है, ये जानने के बाद किली और दूसरे पक्ष ने एक दूसरे से संपर्क किया है। सू यूमो वास्तव में इस बार उनकी कंपनी के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे। सू यूमो ने मौके पर ही बातचीत समाप्त कर दी। अगर जी मिंगजियो वहां होती तो भी क्या आप उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते और उसका फायदा उठाना चाहते? क्या वह मृत्यु की तलाश नहीं है? बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और सच स्वभाव, तब राष्ट्रपति ली वास्तव में घृणित हैं। जब मैंने कल ऐसा किया तो मुझे राष्ट्रपति सू के व्यवसाय को नुकसान पहुंचने की चिंता थी। अब ऐसा लगता है कि कल ऐसा करना उनके लिए वास्तव में सस्ता है, हुआन फेंग ने गाड़ी चलाते हुए कहा। कल उन्होंने गुपचुप तरीके से राष्ट्रपति ली का कार्यभार संभाला। हालांकि वह बहुत खुश था, लेकिन उसे सू यूमो की अच्छी चीजों को नुकसान पहुंचाने की भी चिंता थी। आखिरकार सू यूमो ने इसे व्यक्तिगत रूप से उठाया। जाहिर है वह अब भी दूसरे पक्ष को बहुत महत्व देते हैं। ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण ग्राहक होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे कल सख्त होना चाहिए। हुआन फेंग के शब्दों को सुनकर सू यूमो के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे ये भी याद आया, कल हुआन फेंग हवाई अड्डे पर कार में जानबूझकर उस जनरल ली की चीज को निशाना बना रहा था। आप अगली बार ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सू यूमो ने उसे बताया कि उसने इस घटना के लिए हुआन फेंग को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसे डर था कि हुआन फेंग भविष्य में ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो अच्छा नहीं था। ये कैसे हो सकता? हुआन फेंग ने तुरंत कहा, मैंने देखा कि वह आदमी बेईमान था और मैंने उसे सीधा कर दिया। अन्य ग्राहकों के लिए मुझे यकीन है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सू यूमो ने सिर हिलाया और वो नहीं सोचती कि हुआन फेंग एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं जानता है। जल्द ही दोनों बेलिस्टो के पास पहुंचे। हुआन फेंग ने सू यूमो से कहा, मिस्टर सू, क्या मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ या आपके साथ अंदर जा रहा हूँ? सू यूमो झिझकने का नाटक करती है और कहती है, तुम यहाँ ठीक हो, तुम ऊब गए हो, मेरे साथ आओ। ठीक है, जब मैं पार्क करूंगा तब आऊंगा, हुआन फेंग ने कहा। पार्किंग स्थल की ओर जा रही कार को देखकर सू यूमो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वास्तव में वो आज दोपहर को सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रही है और निजी लोगों की मदद कर रही है। यहाँ करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस खरीदारी करनी है। बेशक यह कोई साधारण खरीदारी नहीं है, लेकिन हुआन फेंग के साथ। वास्तव में श्रीली के कल के व्यवसाय ने सू यूमो को अभी भी थोड़ा उदास कर दिया है। हालांकि श्रीली की कंपनी बड़ी नहीं है, लेकिन अब यह उनके लिए जरूरी है। हालांकि यह अप्रत्याशित है कि उन्हें उनके प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। और तो और मी ली लेचर ने अपना खुद का विचार बनाया है। वो सचमुच इसे उगल देना चाहता है। इसलिए राष्ट्रपति ली के साथ बातचीत जारी रखने से इनकार करने के बाद सू यूमो आज खरीदारी के लिए जाना चाहती है। हालांकि जब वो खरीदारी के लिए जाने का फैसला करती है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात जी मिंगजियाओ नहीं होती है, जो उसके साथ खरीदारी करने जाती थी। लेकिन उसने कल खुद की बहुत मदद की और शाम को हुआन फेंग की बहुत देखभाल की। बाथरूम में मुठभेड़ के अलावा हुआन फेंग ने अनजाने में उसके दिल में बहुत सी जगह घेर ली है। सू यूमो के लिए, जो कभी प्यार में नहीं पड़ी, हुआन फेंग की उपस्थिति और प्रदर्शन ने उसे अनजाने में एक अच्छा एहसास कराया। इसलिए आज उसके कंपनी में जाने का दृश्य, और वो ये भी जानती है कि हुआन फेंग उस समय कंपनी के भोजन कक्ष के गेट पर दिखाई देगा, वो जानबूझकर वहां से गुजरी। बेशक सू यूमो हमेशा एक बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति रहे हैं। वो जानती है कि वो हुआन फेंग के बारे में कैसा महसूस करती है। जरूरी नहीं कि वो इसे पसंद करती हो, लेकिन यह निश्चित है कि उसे अच्छा महसूस होता है और वो झिझकने वाली व्यक्ति नहीं है। चूंकि उसके मन में हुआन फेंग के लिए अच्छी भावना है, इसलिए उसे हुआन फेंग से अधिक संपर्क करने और अपनी समझ बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हुआन फेंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, बल्कि बदल गया है। आपको सच बताने के लिए सू यूमो अभी भी हाल ही में नाराज है। कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अब तो राष्ट्रपति ली और अन्य लोग भी, जो अपनी कंपनी के सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, खुद को धमकाने के बारे में सोच रहे हैं। इससे वो सचमुच उदास हो जाती है, इसलिए वे आराम करना चाहते हैं। खरीदारी स्पष्ट रूप से उनके अवसाद को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। राष्ट्रपति सू चले। जल्द ही हुआन फेंग फिर से प्रकट हुआ। सू यूमो हुआन फेंग को देखती है, फिर सिर हिलाती है, घूमती है और अंदर चली जाती है, लेकिन हुआन फेंग के बारे में सोचती है। हुआन फेंग उसे अन्य कर्मचारियों से बिल्कुल अलग एहसास देता है। जब कंपनी के अन्य कर्मचारी उससे मिलते हैं तो वे या तो उसकी चापलूसी करते हैं या उससे डरते हैं। जब हुआन फेंग को उसका साथ मिलता है तो वे उसे दोस्तों के बीच अधिक समान व्यवहार देते हैं, जैसे कि वो कंपनी का बॉस नहीं है और वो कोई छोटा सुरक्षा गार्ड नहीं है। इस तरह का एहसास बहुत खास होता है। सू यूमो को भी यह बहुत पसंद है। इसके अलावा उसने ये भी पाया कि हुआन फेंग का स्वभाव अच्छा है, वो स्वभाव जो उसने पहले देखा है राजधानी के बड़े परिवारों के राजकुमारों और युवतियों में नहीं देखा जाता है। अपने जन्म और शिक्षा के कारण उनका ऐसा स्वभाव होना सामान्य बात है।
हालांकि हुआन फेंग एक साधारण व्यक्ति है, एक बहुत ही साधारण परिवार है, और यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी समय सड़क पर सोने का खतरा है, लेकिन उसने उसमें वो नशीला स्वभाव पाया। आप जानते हैं, ये स्वभाव शाही राजधानी में भी आम नहीं है। यह आमतौर पर उस तरह का व्यक्ति होता है जो 100 साल पुराने कुलीन परिवार से आता है। इस तरह का स्वभाव आम लोगों को महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन हुआन फेंग को देखना बहुत आरामदायक है। सु यूमो जानती है कि इस तरह का स्वभाव बहुत दुर्लभ है। यह अंदर से बाहर तक एक आत्मविश्वासी एहसास है, लेकिन इसमें उस तरह का कष्टप्रद अहंकार नहीं है। यदि इस प्रकार का स्वभाव वास्तव में अब एक सामान्य व्यक्ति में प्रकट होता है तो ये लोगों को उत्सुक नहीं बना सकता है। ये भी सच है कि सु यूमो के हुआन फेंग के बारे में उत्सुक होने का एक कारण ये भी है। इस तरह के स्वभाव का समान लिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह विपरीत लिंग के लिए बहुत आकर्षक होता है। आमतौर पर जब विपरीत लिंग इस तरह के स्वभाव से मिलता है तो वे अनजाने में इससे आकर्षित हो जाएंगे। दरअसल हुआन फेंग को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका स्वभाव बहुत बदल गया है। पहली बार उन्होंने इसे तब बदला जब उन्हें स्टोरेज बॉक्स का जादू समझ में आया। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उनका भविष्य शायद फिर से सामान्य नहीं होगा। तो उस समय भी वो सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था और उसे भविष्य के बारे में कोई भ्रम नहीं था। वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। स्वभाव में दूसरा परिवर्तन तब होता है जब वो जादू और आंतरिक शक्ति विकसित करता है। इन दो प्रकार की चीजों की खेती वास्तव में उसे नाटकीय रूप से बदल देती है, विशेष रूप से दो पूर्वी और पश्चिमी खेती विधियों का संयोजन जो उसे अंदर से बाहर तक बहुत बदल देती है। अतीत में वो नेताओं के साथ समान रूप से संवाद करने की हिम्मत नहीं करते थे और नहीं करने की हिम्मत करते थे। आखिरकार उसे गलत बातें कहने और अपनी नौकरी खोने का डर है। हालांकि अब जब वो सु यूमो के साथ है तो उनकी बातचीत अक्सर बराबर होती है। उनमें से सु यूमो के अच्छे स्वभाव और स्वभाव का कारण और निश्चित रूप से हुआन फेंग के स्वयं के मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का कारण है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसका एहसास है या नहीं। हुआन फेंग की आर्थिक ताकत में बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन उनके स्वभाव और मनोविज्ञान में बहुत बदलाव आया है, और ये बदलाव उन्हें और अधिक उत्कृष्ट और आकर्षक बनाते हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 69 प्रयास करें। आज सप्ताहांत है, इसलिए बेले के मॉल में बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि सु यूमो को खरीदारी में बहुत दिलचस्पी है। वो सब कुछ आजमाएगी जो उसे पसंद है, और हुआन फेंग वो बन जाता है जो मूल्यांकन करने में मदद करता है। हालांकि हुआन फेंग को जल्दी पता चला कि सु यूमो वास्तव में एक कपड़े की शेल्फ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कपड़े पहनती है, अच्छी लगती है, भले ही वो इतना बड़ा लाल हो। अन्य लोग इसे या तो बहुत अश्लील या बहुत रंगीन पहनते हैं। हालांकि उसके शरीर में खेलने की भावना नहीं है, और फिर भी वो अपनी आंखें नहीं हिला सकती। कई पुरुष जो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉस के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, उनका ध्यान सु यूमो पर होता है। वो कहाँ जाती है, उसका फोकस उस पर होता है। वेंटिंग के कारण सु यूमो आज भी बहुत सारी चीजें खरीदती है, जिनमें से अधिकांश कपड़े हैं। इसके अलावा जब वो चीजें खरीदती है तो वो कभी भी कीमत नहीं देखती है, जिससे हुआन फेंग अपनी जीभ काट लेता है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। सु यूमो की तरह वे कीमत की परवाह किए बिना केवल अपनी पसंद के अनुसार चीजें खरीदते हैं। हालांकि हुआन फेंग के पास पैसे नहीं है। खरीदारी करते समय सबसे पहले देखने वाली चीज कीमत है। जब कीमत आपकी अपनी स्वीकार्यता के दायरे में हो तभी आप देख सकते हैं कि यह चीज आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। मिस्टर सु, आपकी ड्रेस 2 या 3 महीने तक चल सकती है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ही रकम खर्च करती है तो मैं इसे वहन नहीं कर सकता। मैं हर समय सिंगल रहूंगा। हुआन फेंग ने मजाक किया। हुआन फेंग ने पूरी तरह से अनजाने में कहा कि उसने सिर्फ कपड़ों पर कीमत देखी और महसूस किया, इतनी कीमत के कपड़े अब किफायती नहीं है। हालांकि हुआन फेंग के अनजाने शब्दों ने सु यूमो को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया, फिर अपने हाथों में कपड़े रख दिए और फिर बिना पीछे देखे बाहर चला गया। क्या बात है मिस्टर सु, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, हुआन फेंग ने 2 चरणों में पूछा। ठीक है, मुझे उस पोशाक की शैली पसंद नहीं है, सु यूमो ने कहा। इसके अलावा ये काम करने का समय नहीं है। मुझे राष्ट्रपति सु मत कहो। उसे क्या कहा जाता है, हुआन फेंग ने पूछा। चलो इसे यूमो कहते हैं, सु यूमो ने लापरवाही से कहा। मेरा दोस्त आमतौर पर मुझे यही कहता है। ये हुआन फेंग झिझके। सु यूमो ने ये कहा। जाहिर तौर पर वो खुद को एक दोस्त मानते थे। यदि वो पाखंडी था तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार नहीं करेगा, और वो निश्चित रूप से उसे नाराज करेगा। इसके अलावा सु यूमो के साथ दोस्ती करना ही उसके लिए अच्छा है। वो कंपनी की प्रमुख है और भविष्य में उनकी स्थिति स्थिर रहेगी। चूंकि सु हमेशा मुझे एक दोस्त मानती है, मैं तुम्हें बाद में यूमो कहूंगा, हुआन फेंग ने कहा। कुआ, सु यूमो ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उसके कान पहले से ही थोड़े लाल थे। उसने अभी जो कहा वो पूरा नहीं था। उसकी सहेली उसे यूमो कहती थी, लेकिन ये केवल महिला मित्रों तक ही सीमित था। हुआन फेंग अपने रिश्तेदारों के अलावा उन्हें विषमलैंगिक कहने वाले पहले व्यक्ति थे। बेशक हुआन फेंग को इस स्थिति के बारे में पता नहीं है और वो शीर्ष का अर्थ नहीं समझेंगे। चलो पुरुषों के परिधान अनुभाग में चलते हैं, सु यूमो ने कहा। हुआन फेंग की स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं है। यहाँ पुरुषों के परिधान क्षेत्र के लिए हुआन फेंग बहुत अजीब नहीं है। वो पहले भी यहाँ आ चुका है, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर डाली है। इस वस्त्र के बारे में तुम्हारी क्या राय है, सु यूमो ने अचानक एक आदमी की सूट की ओर इशारा किया और हुआन फेंग से कहा। अच्छा, क्या आप इसे अपने दोस्त के लिए खरीदने जा रहे हैं? हुआन फेंग ने सूट को देखा और कहा, यह सूट वास्तव में अच्छा है। यह अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और उत्तम है। बेशक कीमत भी इसके फायदों के अनुरूप है। कुआ, सु यूमो ने ऊपर नहीं देखा और कहा, मेरा दोस्त तुम्हारे आकार का है। जाओ और इसे मेरे लिए आजमाओ। अगर यह फिट बैठता है तो मैं इसे खरीद लूंगा। ठीक है। हालांकि उन्होंने इसे खुद नहीं खरीदा, हुआन फेंग ने इतनी अच्छी पोशाक पहनने से इनकार नहीं किया। इसके अलावा वो सु यूमो की भी मदद कर रहा था। जब हुआन फेंग उस महंगे सूट में फिटिंग रूम से बाहर आए तो न केवल सु यूमो को अपनी आंखों के सामने रोशनी महसूस हुई, बल्कि यहाँ मौजूद वेटर की बहन भी हुआन फेंग को देखती रह गई।
हालांकि जब उसने हुआंग फैंग के साथ आई सु युमो को देखा तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। हालांकि उसने सोचा कि वो बदसूरत नहीं थी, सु युमो की तुलना में ये पूरी तरह से जुगनू और चांद के बीच का अंतर था। आप क्या सोचते हैं? हुआंग फैंग सु युमो के पास आए और कहा कि वो सूट से स्वाभाविक रूप से संतुष्ट है। दुर्भाग्यवश उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हुआंग फैंग ने भी अमीर होने पर एक खरीदने का मन बनाया। सस्ते सामान और महंगे सामान वास्तव में भिन्न होते हैं, इन्हें पहनने का एहसास जाहिर तौर पर अलग होता है। ठीक है, बुरा नहीं है। सु युमो ने भी सिर हिलाया। हुआंग फैंग का स्वभाव अब अच्छा है, कपड़ों की मदद से वो और भी खूबसूरत दिखेंगे। तो फिर इसे खरीद लो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त को ये पसंद आएगा, हुआंग फैंग ने कहा। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? सु भाषा में मो ने कहा। कपड़े बहुत अच्छे हैं, सामग्री सुंदर है, कपड़े आरामदायक है और कीमत इतनी महंगी है, मैं उन्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता, हुआंग फैंग ने कहा। क्या आपको ये पसंद है? सु भाषा में मो ने कहा। यह निश्चित है, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कपड़े खरीदने के लिए यहाँ आऊंगा, हुआंग फैंग ने निश्चित रूप से कहा। सु युमो ने सिर हिलाया, बात करना बंद कर दिया और खरीदारी करने चली गई। और इसे खरीदो? हुआंग फैंग ने पूछा। ठीक है, आप हमेशा एक और सेट नहीं पहन सकते। ये सच है, लेकिन यह आपके लिए विचारणीय है, हुआंग फैंग ने कहा। फिर सु युमो का खरीदारी के प्रति उत्साह फिर से सामने आ गया। एक बार जब उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे अच्छा लगा तो उसने हुआंग फैंग से उसे आजमाने के लिए कहा। उसका उत्साह उस समय से भी अधिक उत्साहपूर्ण था जब उसने पहले अपने कपड़े खरीदे थे। परिणामस्वरूप हुआंग फैंग के पास सभी बैग रखने के लिए ज्यादा समय नहीं था, जिनमें से अधिकांश पुरुषों की चीजें थी, जिनमें कपड़े, जूते, मोजे, पतलून, बैग और यहाँ तक कि एक मूल्यवान घड़ी भी शामिल थी। इतनी सारी महंगी चीजें देखकर हुआंग फैंग ने अनुमान लगाया कि सु युमो उसके प्रेमी के लिए नहीं होगा, या वो इतनी अच्छी चीजें कैसे खरीद सकता है। हालांकि कल रात के बारे में सोचें, सु युमो ने कहा है कि उसका कोई प्रेमी नहीं है और उसने कभी प्यार नहीं किया है, तो ये बातें उन लोगों के लिए है जिनसे वो गुप्त रूप से प्यार करती है। कुछ समय के लिए हुआंग फैंग उस आदमी के प्रति ईर्ष्या से भरा हुआ था जिसे सु युमो भेजने जा रहा था। यह आदमी सचमुच खुश था, न केवल उसके पास इतना सुंदर सौंदर्य था जो उसे पसंद था, बल्कि वो सौंदर्य भी था जो वह इतना अंतरंग था। उन्होंने उसे बहुत सारी चीजें खरीदने में मदद की और सभी पहलुओं पर उनके बारे में सोचा। ठीक है, लगभग। सु युमो हुआंग फैंग के हाथ को देखती है और अंत में संतुष्टि के साथ सिर हिलाती है। वो और अधिक खरीदने की योजना नहीं बना रहा है। हुआंग फैंग ने लगभग जियानइन को सुना। हालांकि शुरुआत में वो हर तरह के मूल्यवान कपड़े पहनने के लिए गया, लेकिन वो बहुत खुश था। हालांकि कई बार प्रयास करने के बाद भी वो कोशिश नहीं करना चाहता था। आखिरकार ये थका देने वाला था। इसके अलावा उन्होंने दूसरों के लिए भी प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से उनमें ज्यादा उत्साह नहीं था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 70 गोलियाग से मुलाकात। चलो आराम करें और कुछ पिए, सु युमो ने कहा। अच्छा। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे, दो परिचित आकृतियां अचानक उनके चारों ओर प्रकट हुई। पागल, तुम यहाँ क्यों हो? गो लियांग की आवाज अचानक सुनाई दी। उसके स्वर में कुछ आश्चर्य था। हुआंग फैंग ने पलटकर देखा कि दो परिचित व्यक्ति गो लियांग और झो रोलान नहीं थे। गो लियांग को देखते हुए वे खरीदारी भी कर रहे थे। जाहिर है, वे खरीदारी भी कर रहे थे। जब हुआंग फैंग ने कल गो लियांग को फोन किया तो वे खरीदारी कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से वे आज भी खरीदारी करने गए। उनकी ऊर्जा सचमुच काफी थी। इससे भी अधिक संयोग से वे खरीदारी कर रहे थे। दरअसल मैं यहाँ हूँ और मेरी मुलाकात हुआंग फैंग से हुई। गो लियांग के पूछने के बाद उसकी आंखें अनजाने में सु युमो पर पड़ी। वो इसकी मदद नहीं कर सका। सु युमो इतनी खूबसूरत थी कि वो हर जगह लोगों की नजरें अपनी ओर खींच लेती थी। गो लियांग का दिल संदेह से भरा था। खूबसूरती किसी पागल के साथ लग रही थी। मैं यहाँ नेताओं के साथ कुली करने आया हूँ, हुआंग फैंग ने पास के सु युमो को इशारा किया। नेतृत्व। गो लियांग ने सु युमो को संदेह से देखा और कहा कि इतनी सुंदरता एक पागल आदमी का नेता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वहां सुरक्षा गार्ड बनना पड़ता है और वो जाने से इनकार कर देता है। यह इस खूबसूरत नेता की वजह से नहीं है। हाँ, हुआंग फैंग ने कहा, यह हमारी कंपनी की बॉस है, मिस सु युमो, प्रेसिडेंट सु। यह मेरी दोस्त गो लियांग है और उनके बगल वाली सुंदरी उनकी प्रेमिका झो रोलान है। नमस्ते, सु ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, मिस्टर सु वास्तव में सुंदर है, निस्संदेह वो भी सच कह रहा है। धन्यवाद, सु युमो ने कहा। आप ब्यूटी बॉस के कारण यहाँ नहीं आना चाहते। इस समय झो रोलान और सु युमो ने बात करना शुरू किया, जबकि गो लियांग ने चुपके से हुआंग फैंग से संपर्क किया और पूछा, क्या बात है? वो मेरी बॉस है, लेकिन वो अमीर और सुंदर है। मेरे साथ उसका क्या रिश्ता है? हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा। मैंने कभी किसी बॉस को अपने विषमलैंगिक अधीनस्थों के साथ खरीदारी करते नहीं देखा, और यह अभी भी पुरुषों के परिधानों का क्षेत्र है। गो लियांग ने कहा, आपके पास इसमें बहुत सारे पुरुषों के कपड़े हैं। हाँ, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। मैं कुलीग हूँ और मॉडल हूँ। ये चीजें उसके दोस्तों के लिए है, हुआंग फैंग ने कहा। यह है। गो लियांग को कुछ संदेह है। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूँ, इस तरह की सफेद और समृद्ध सुंदरता वो नहीं है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। क्या आप अभी भी सपने देखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि गो मेंगन अधिक उपयुक्त है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या उपयुक्त नहीं है? हुआंग फैंग ने बिना एक शब्द कहे कहा, और यहाँ तक कि गो मेंगन भी। जरूरी नहीं कि लोग मुझे पसंद करें। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, हुआंग फैंग को अपने दिल में हीनता की कोई भावना महसूस नहीं हुई। उत्कृष्ट परिस्थितियों वाले सु युमो के सामने भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त रिजर्व, पैसा और रुतबा है। उनके लिए ये समय की बात है, बहुत कठिन नहीं।
वैसे भी मुझे लगता है कि गो मेंगन अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसके मन में भी आपके लिए अच्छी भावना है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। हालांकि आप इसे बहुत अधिक स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब यह विचार है घर घर जाकर काम करने वाला व्यक्ति होने का एहसास अभी भी कई लोगों के मन में मौजूद है। गो लियांग ने कहा कि उन्हें डर है कि सु युमो के कारण हुआन फैंग नहीं छोड़ेंगे। उस स्थिति में हुआन फैंग आखिरी व्यक्ति होना चाहिए जो घायल हुआ था। ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि आप अपनी सुंदरता झो के साथ खरीदारी करने जाएं, हुआन फैंग ने कहा। ऐसा लगता है कि झो रुओलान और सु युमो ने भी अपनी बातचीत समाप्त कर दी। आखिरकार वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे और उनके बीच बहुत अधिक विषय नहीं हो सकते थे। फिर दोनों गुट फिर अलग हो गए। हुआंग फैंग और सु युमो शराब पीने चले गए, जबकि गो लियांग और झो रुओलान टहलते रहे। क्या आपको लगता है कि हुआंग फैंग और उसकी ब्यूटी बॉस के पास कुछ होगा? झो रुओलान ने चलते समय गो लियांग से कहा। वो अपने चुगलखोर दिल को दोष नहीं दे सकती। अब हुआंग फैंग और सु युमो को किसने देखा? पहली भावना यह है कि वे प्रेमी हैं। वे शॉपिंग कर रहे हैं। कोई भी यह नहीं सोचता कि वे श्रेष्ठ या निम्न है। मैं ऐसा नहीं सोचता। पागल आदमी के बारे में मेरी समझ के अनुसार कम से कम अब उसके पास यह विचार नहीं है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आखिरकार सु इतना परिपूर्ण है कि मुझे संदेह है कि क्या पागल आदमी जीतेगा। मैं उसकी वजह से नहीं जाऊंगा, गो लियांग ने कहा। मेंगन के बारे में क्या? मुझे लगता है कि उसके मन में भी हुआंग फैंग के लिए अच्छी भावना है, झो रुओलान ने कहा। आइए इस तरह की चिंता न करें। क्या होगा अगर ड्रीम हान का पागल लोगों के लिए यह मतलब नहीं है? यह एक गलती है। वे दोनों शर्मिंदा है और भविष्य में एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए आसान नहीं है। हम बेहतर होगा कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और देखें, गो लियांग ने कहा। कुआ, झो रुओलान ने सिर हिलाया। दूसरी ओर हुआंग फैंग और सु युमो हुआंग फैंग और गो लियांग के बीच संबंधों के बारे में बात करते हुए पे पी रहे हैं। लियांगजी और मैं कॉलेज के छात्र हैं। हमारे बीच बहुत मजबूत रिश्ता है। ग्रेजुएशन के बाद हम सभी इस शहर में हैं, इसलिए हमारे संपर्क अधिक है। हमने आज उनसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी, हुआंग फैंग ने कहा। मिस जो वास्तव में आपके दोस्त की प्रेमिका थी, आपकी प्रेमिका नहीं, सु युमो ने कहा। बेशक, क्या वे एक साथ खरीदारी नहीं कर रहे हैं? हुआंग फैंग ने कहा। यह अजीब है। जब मैंने उससे बात की तो वो तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते का परीक्षण कर रही थी। मुझे लगा कि वो तुम्हारी प्रेमिका है। सु ने कहा कि हालांकि झो रुओलान ने जो किया वो बहुत छिपा हुआ था। एक बड़ी कंपनी के प्रमुख के रूप में सु के पास अभी भी ये दृष्टिकोण था। ओह, शायद मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। उसने और लियांगजी ने पहले मेरी प्रेमिका का परिचय कराया था, हुआंग फैंग ने कहा। ओह, क्या तुमने लड़की को देखा? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सु यू ने हाथ मिलाने के बाद लापरवाही से पूछा। वो लड़की बुरी नहीं है, लेकिन हम एक बार मिले थे। हम कैसा महसूस कर सकते हैं? वे तीनों एक ही कंपनी से हैं। लियांगजी ने मुझसे पहले वहां जाने के लिए कहा था। वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ सुरक्षा गार्ड बनूं, हुआंग फैंग ने सच कहा। मैं अपना डंडा खोदना चाहता हूँ। तुमने मुझे अभी क्यों नहीं बताया? मुझे उससे आमने सामने बात करनी होगी, सु युमो ने गंभीरता से कहा। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? हालांकि हुआंग फैंग के बारे में पूछे जाने पर सु युमो का दिल घबरा गया। उसे डर था कि हुआंग फैंग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ, मैं जाना नहीं चाहता, हुआंग फैंग ने कहा। हाँ, एक अच्छा कर्मचारी, सु युमो ने अपना दिल छोटा कर लिया और प्रशंसा के साथ कहा। मैं तुम्हें पैसे चुकाऊंगा। वास्तव में, हुआंग फैंग ने खुशी से कहा, धन्यवाद मिस्टर सु। इसके बाद उन्होंने कुछ देर यही विश्राम किया। सु युमो अच्छे मूड में लग रही थी, इसलिए वो फिर से खरीदारी करने चली गई। हालांकि इस बार वो सिर्फ देखती रही और कुछ भी नहीं खरीदा। बेशक वो गो लियांग से दोबारा नहीं मिली। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 71 अंदर जाओ और बैठ जाओ। तुम यहाँ रहते हो? हुआंग फैंग के आवासीय क्षेत्र के बाहर सु युमो कार में बैठी और हुआंग फैंग से सड़क पूछी। जब वे शॉपिंग मॉल से बाहर निकले और वापस जाने के लिए तैयार हुए तो सु युमो ने अचानक सुझाव दिया कि उन्हें उस स्थान पर जाना चाहिए जहां हुआंग फैंग रहता है। नाम है, कर्मचारियों के विवरण को समझें और उनके जीवन की परवाह करें। हाँ, ये बहुत जर्जर है। बेशक इसकी तुलना उस जगह से नहीं की जा सकती जहां आप रहते हैं, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जानता था कि उसकी स्थिति की तुलना सु युमो से नहीं की जा सकती और वो पुरुष प्रधानता से शर्मिंदा महसूस नहीं करता। हालांकि उनमें कुछ पुरुष प्रधानता थी, लेकिन अब वे अधिक आश्वस्त हैं, वर्तमान स्थिति तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ये काफी जर्जर है, सु युमो ने पुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले वापस जाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। क्यों, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाते? सु युमो ने कहा। मेरी जगह इतनी पुरानी है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, हुआंग फैंग रोड। मैं सचमुच उत्सुक हूँ। अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो क्या तुम मना नहीं करोगे? सु युमो ने कहा कि वो वास्तव में ये देखना चाहती थी कि हुआंग फैंग जिस स्थान पर रहता था वो कैसा दिखता था। उस पर हंसने के बजाय वो अब हुआंग फैंग के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो अंदर आ जाओ। अगर मैं थोड़ा टूट गया हूँ, हुआंग फैंग ने कंधे उचकाए। सु युमो को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है। जब उसे पता चला कि हुआंग फैंग एक सुरक्षा गार्ड है तो उसने उसे तुच्छ नहीं समझा। वो कैसे बुरा मान सकती थी कि हुआंग फैंग की जगह छोटी और टूटी हुई थी। सु युमो की शक्ल लोगों का ध्यान खींच सकती है। जब हुआंग फैंग समुदाय में घूम रहा होता है तो कोई भी हुआंग फैंग की ओर नहीं देखता है। हालांकि आज वैसा नहीं है जब वो सु युमो के साथ चल रहा है। उसकी टर्नओवर दर ऊंची है। ऐसी खूबसूरत महिला इस जर्जर समुदाय में दिखाई देती है। खासकर अपनी पोशाक के मामले में वो निश्चित रूप से एक अमीर व्यक्ति है और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उत्सुक होंगे। सु युमो शहर की सुंदरता का उल्लेख नहीं करना। सावधान रहें, इस गलियारे में बहुत सारा कूड़ा कचरा है, हुआंग फैंग ने कहा कि जब वो सु युमो के साथ ऊपर गए तो यहाँ के अधिकांश निवासी किराएदार हैं। दिन के समय समुदाय में बहुत कम लोग काम करते हैं या काम करते हैं, इसलिए उन्होंने समुदाय के माहौल पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि हुआंग फैंग चीजों को यूं ही इधर उधर नहीं फेंकता था, लेकिन वो इस स्थिति का आदी था।
ये सुयुमो ही थी जिसने पहली बार इस स्थिति को देखा और भौहें सिकोड़ ली। ये सोचकर कि हुआंग फैंग इस जगह पर रह रहा था, वो और भी गहरी हो गई। ये कहना होगा कि एक अमीर महिला द्वारा पहनी गई सुयुमो की जोड़ी ऐसे माहौल से मेल नहीं खाती है, लेकिन इस विरोधाभास के कारण ही लोगों को अधिक प्रभाव महसूस होता है। तुम यहाँ रहते हो? हुआंग फैंग को तीसरी मंजिल का दरवाजा खुला देखकर सुयुमो ने कहा। हाँ, हुआंग फैंग ने दरवाजा खोला और कहा, अंदर आओ। सुयुमो ने हुआंग फैंग का पीछा करते हुए दरवाजे तक प्रवेश किया, लेकिन पाया कि घर, जो मूल रूप से 3 बेडरूम वाला एक हॉल का घर था, को मकान मालिक ने कई एकल कमरों से अलग कर दिया था। संभवतः हुआंग फैंग एक कमरे में रहता था। इसी समय अचानक एक कमरे से एक आदमी, एक नवयुवक निकला। मुख्य बात यह है कि युवक अभी भी नग्न है और मौसम बहुत गर्म है, ये सामान्य है। हालांकि हम एक साथ रहते हैं, लेकिन एक कमरे में बहुत कम लोग हैं जो सक्रिय रूप से संवाद करते हैं। हुआंग फैंग भी ऐसा ही है। जो लोग सिंगल रूम से बाहर आते हैं वे अचानक सुयुमो को देखते हैं और उनकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। सुंदरी, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुयुमो ने उस आदमी को भी देखा जिसके ऊपरी शरीर पर लाल फल थे। एक नजर देखने के बाद वो पलट गया। वो मेरी दोस्त है, हुआंग फैंग ने कहा। उस आदमी ने हुआंग फैंग को कुछ ईर्ष्या से देखा और कहा, आप लोगों को सुलाने के लिए अधिक भुगतान करने जा रहे हैं। मकान किराए पर देते समय मकान मालिक की ऐसी अपेक्षाएं होती थी। हुआंग फैंग ने अकेले रहने के लिए पंजीकरण कराया। यदि वो किसी को लाता था तो वह अतिरिक्त 50 युआन लेता था। सामान्यतया अन्य एकल कमरों में कभी कभी वो अपने दोस्तों को रात बिताने के लिए ले आता था। हालांकि क्योंकि इसमें उसके अपने हित शामिल नहीं है, इसलिए हमें इसे नहीं देखना चाहिए। वैसे भी हम ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे रूप, इसलिए मकान मालिक को पता नहीं था। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि इस आदमी को ईर्ष्या हो रही है कि हुआंग फैंग इतनी खूबसूरत प्रेमिका को रात बिताने के लिए लाया था और मकान मालिक को बताना चाहता था। हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो लंबे समय तक नहीं रहेगी, वो जल्द ही चली जाएगी, वो यहाँ रात भर नहीं रुकेगी, आप परेशान न हो। उसने जो भी भाव कहा वो सुयुमो को ले गया और अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। हुआंग फैंग ने पाया कि उसने अभी भी सुयुमो का हाथ पकड़ रखा है। उसने झट से उसे खोला और कहा, बुरा मत मानना, ये भी बकवास कर रहे हैं। कुआ, सुयुमो ने थोड़ा शर्माते हुए धीरे से उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उस आदमी को नग्न देखा था या क्योंकि हुआंग फैंग ने पहले उसका हाथ खींचा था। थोड़ी देर बाद सुयुमो धीरे धीरे आ गई। फिर उसने कौतूहलवश वातावरण की ओर देखा। ये कमरा स्पष्ट रूप से बड़ा नहीं है, उसके कमरे का आधा भी नहीं, बहुत सी चीजें नहीं, बैठने की जगह भी नहीं। हालांकि कमरा अपेक्षाकृत साफ है। मेरे पास यहाँ कुछ प्राथमिक चीजें हैं, इसलिए आप बिस्तर पर बैठ सकते हैं, हुआंग फैंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। ठीक है, मैंने सुना है कि एक अकेले आदमी का कमरा एक तरफ बहुत गंदा रहता है। तुम यहाँ काफी साफ सुथरे रहते हो, सुयुमो ने कहा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसे पैक करना सुविधाजनक है, हुआंग फैंग ने कहा। इस समय सुयुमो ने हुआंग फैंग का बड़ा भंडारण बॉक्स भी देखा। आखिरकार यह जगह इतनी बड़ी है और बहुत सारी चीजें नहीं है। सुयुमो ने स्वाभाविक रूप से बड़े भंडारण बॉक्स को देखा। हालांकि सुयुमो के पास स्टोरेज बॉक्स देखने जाने की कोई विशेष अभिव्यक्ति या अर्थ नहीं है। भंडारण बॉक्स की उपस्थिति से ये सामान्य से अलग नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा जगह बचाने के लिए हुआंग फैंग के लिए स्टोरेज बॉक्स का किसी चीज से टकराना सामान्य बात है। हालांकि ये ठीक इसलिए है क्योंकि हुआंग फैंग जिस स्थान पर रहता है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो ये सब एक ही बार में देख सकता है और देखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप हमेशा यहीं रहते हैं? सुयुमो से पूछा। हाँ, मैं स्नातक होने के बाद से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ किराया सस्ता है, लेकिन मैंने सुना है कि मकान मालिक लंबा किराया देने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। मैं आपको पहले कुछ पैसे उधार क्यों नहीं दे दूं और आप पहले बाहर चले जाएं। जब वेतन का भुगतान किया जाता है तो आप उसमें से कटौती कर सकते हैं। सुयुमो ने फिर से कहा कि उसने पहले हुआंग फैंग को पैसे उधार देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। हुआंग फैंग ने मना कर दिया। इस बार उसने उस वातावरण को देखने के बाद फिर से प्रस्ताव रखा जहां हुआंग फैंग रहता था। नहीं, जब तक वेतन सामान्य रूप से दिया जाता है मुझे कोई समस्या नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उन्हें पैसे से भी प्यार था। हालांकि उन्हें केवल अपना कमाया हुआ पैसा पसंद था और दूसरे लोगों का पैसा उधार लेना पसंद नहीं था, अन्यथा उसने इसे गुओलियांग से उधार लिया होता। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 72 अंडे के साथ तले हुए चावल। युमो सिर हिलाता है और अब कुछ नहीं कहता। हालांकि हुआंग फैंग बात करने में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी उनका दिल बहुत ऊंचा है। एक बार जब वो कुछ तय कर लेता है तो वो उसे अपनी इच्छा से नहीं बदलेगा। इस समय हुआंग फैंग के पेट से अचानक चीख निकल गई। अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी भूख बड़ी होने लगी है। आज दोपहर वो सुयुमो के साथ इतनी देर तक सड़क पर घूमता रहा, इसलिए वो काफी देर तक भूखा रहा। हुआंग फैंग को पेट की चीख सुनाई देती है, दिल में कुछ अजीबता है। हालांकि ऐसा लगता है कि सुयुमो ने अस्थायी रूप से अर्थ नहीं छोड़ा है। ऐसा लगता है कि यह रात के खाने का समय है। आप आमतौर पर रात का खाना कैसे खाते हैं? सुयुमो ने पूछा। जाहिर तौर पर उसने आवाज सुनी थी, लेकिन अब वो हुआंग फैंग के मामलों के बारे में उत्सुक थी, इसलिए उसने जाने की पहल नहीं की। यहाँ एक रसोई घर है, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है। मैं आमतौर पर खाने के लिए कुछ सरल बनाता हूँ। वैसे भी ये सिर्फ एक व्यक्ति है जो पर्याप्त खा सकता है, हुआंग फैंग ने कहा। अन्यथा आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं और मैं खाने के लिए कुछ बनाऊंगा। मूल रूप से हुआंग फैंग ने सोचा कि सुयुमो मना कर देगी। आखिरकार उसने कहा है कि वो बहुत सादगी से खाता है और यहाँ कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। सुयुमो, जो अच्छी चीजें खाने की आदी है, उसे यहाँ खाना कैसे पसंद आ सकता है? लेकिन हुआंग फैंग ने जो नहीं सोचा वो ये था कि सुयुमो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ आपके शिल्प का स्वाद लेना चाहता हूँ। चूंकि सुयुमो ने ऐसा कहा, हुआंग फैंग के पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था।
वो केवल खाना बनाने के लिए रसोई में जा रहा था। हालांकि जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने सु यूमो की असावधानी का फायदा उठाया और सुबह मिली फेरी बुक को बाहर ले गया। उन्होंने बस इसका परीक्षण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। जब हुआंग फैंग रसोई में गया तो यहाँ कोई और नहीं था। हो सकता है कि सिंगल रूम के अन्य लोगों ने खाना खाया हो या ऐसा करने की योजना न बनाई हो, जो हुआंग फैंग के लिए एक अच्छा सौदा था। हुआंग फैंग ने इसे देखा और पाया कि सार्वजनिक रेफ्रिजरेटर में केवल एक सफेद चावल बचा था। ये कल रात उनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि क्योंकि इसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया था, यह अभी भी खाने योग्य था। हालांकि कोई सामग्री नहीं थी और उसके पास केवल 4 अंडे थे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अब सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं नहीं पकड़ सकता। मैं केवल अंडे के साथ तला हुआ चावल बना सकता हूँ। हुआंग फैंग ने अपने हाथ में मौजूद चीज को देखा और खुद से कहा। इसलिए उन्होंने पहली बार खाना नहीं बनाया, बल्कि फेरी बुक पढ़ना शुरू किया। सुबह उसके पास इसे ध्यान से पढ़ने का समय नहीं था और हुआंग फैंग को जल्द ही पता चला कि जियानशु के योग्य है। उसने पतले वाले की ओर देखा। हालांकि वो पीछे या पीछे से आगे की ओर मुड़ता रहा, जैसे कि वो अपना सिर नहीं घुमा सकता। उसने कागज के केवल 20 या 30 टुकड़े ही देखे, लेकिन वास्तव में वो गिनती नहीं कर सका। और इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, सरल और जटिल, सिचुआन व्यंजन, शेरोग व्यंजन, हुआयांग व्यंजन, सब कुछ दर्ज है और प्रत्येक विधि को बहुत सावधानी से पेश किया गया है। हालांकि हुआंग फैंग का खाना पकाने का कौशल बहुत सामान्य है। यदि उसे रसोई की किताब भी दे दी जाए तो वो उसे अपने नियमों के अनुसार ही करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो खाने के लिए कुछ बना सकता है, लेकिन स्वाद की गारंटी नहीं है। हालांकि ये फेरी बुक बिल्कुल अलग है। इसके लिए उसे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। किसी रेसिपी का परिचय पढ़ने के बाद उसके दिमाग में रेसिपी आ जाएगी। हुआंग फैंग ने इस फेरी बुक में अंडे के साथ तले हुए चावल की विधि पाई और इसे ध्यान से पढ़ा। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि अंडे के साथ तला हुआ चावल कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि इसे कैसे पेश किया जाए। परिचय पढ़ने के बाद हुआंग फैंग ने किताब को दूर रख दिया, फिर फिल्म में उपस्थिति को सीखा, अपने शरीर में आंतरिक बल को अपने हाथों में बदल दिया और फिर धीरे से डेस्कटॉप पर एक तस्वीर ली। चावल और अंडे उड़ रहे थे। इसी समय चावल और अंडे के ऊपर सुनहरे शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। इन शब्दों की सामग्री अंडे तले हुए चावल चेन के विशिष्ट उत्पादन के बारे में है। उसके बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि वो भगवान की मदद की तरह था। अंडे को धीरे से तोड़ना, उसे एक कटोरे में डालना, उसे समान रूप से मिलाना, फिर बर्तन में तेल चावल डालना, उसे हिलाकर भूनना और फिर अंडे में डालना। सब कुछ प्रक्रिया उससे अलग नहीं थी जो उसने पहले की थी, लेकिन रेखा अभी भी बर्तन के शीर्ष पर दिखाई देती थी, यहाँ तक कि लगातार घूमने पर भी, और एक के बाद एक ऊर्जा को बर्तन में फेंकती हुई प्रतीत होती थी। हुआंग फैंग एक हाथ से भूनते हैं, दूसरे हाथ से अपनी आंतरिक शक्ति को घुमाते हैं और अपनी बाह और बर्तन के बीच संपर्क के माध्यम से आंतरिक शक्ति को बर्तन में डालते हैं। बर्तन में चावल भी धीरे धीरे सफेद से सुनहरे पीले रंग में बदल जाता है और खुशबू आने लगती है। इतना स्वादिष्ट क्या है? यह अंडे के साथ तले हुए चावल की तरह है। ये कैसे हो सकता है? अंडे के साथ तला हुआ चावल इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बड़ा भोजन पका रहा होगा। अंडे के साथ तले हुए चावल की महक धीरे धीरे पूरे घर में भर गई। कमरे में मौजूद अन्य लोगों को भी यह गंध महसूस हुई और वे तुरंत आकर्षित हो गए, चाहे उन्होंने कुछ भी खाया हो या नहीं खाया हो। गंध सूंघने के बाद वे सभी अनजाने में अपनी नाक सूंघते थे, अपनी लार निगलते थे, अपनी स्वाद कलिकाएं खोलते थे और अपनी भूख बढ़ाते थे। हुआंग फैंग के कमरे में सु यूमो को निश्चित रूप से गंध आ रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह गंध हुआंग फैंग के खाना पकाने से थी। यह कोई और भी हो सकता है। आखिरकार यह एक सार्वजनिक रसोई थी और सु यूमो बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि पहले की तरह वो देख सकती है कि किस आदमी के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। ये दूसरे कमरों के लोग हैं। कुछ लोग अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वे कमरे से बाहर निकलते हैं और रसोई में ये देखने के लिए आते हैं कि वे कौन हैं और क्या कर रहे हैं। वे बहुत सुगंधित हैं। यह अंडे के साथ तला हुआ चावल है। यह सही है। ये बहुत तेज है। एक अंडा तला हुआ चावल इसे इतना सुगंधित बना सकता है। मैंने इसे पहली बार देखा। नहीं, मैंने इसे अभी खाया। मुझे फिर से भूख लग रही है। किसने नहीं कहा? मैं सोने जा रहा था। अचानक मुझे खुशबू आई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। यह आधी रात को जहर देने जैसा है। कई लोग रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर हुआंग फैंग के तले हुए चावल देख रहे थे और चर्चा कर रहे थे। मूल रूप से जब हुआंग फैंग ने इन लोगों को आते देखा तब भी वो घबरा गया था। आखिरकार वे बड़े सुनहरे पात्र हमेशा बर्तन के शीर्ष के चारों ओर घूमते थे और कभी गायब नहीं होते थे। यदि उन्हें अन्य लोगों ने देखा तो वो उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। हालांकि ये पता चला है कि उसकी चिंता अनावश्यक है। हालांकि बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी बर्तन के शीर्ष पर लिखे शब्द नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। कुछ तो हुआंग फैंग की शिल्प कौशल में अद्भुत है। इन लोगों को अपने कमरे में वापस जाने में देर नहीं लगी। मूलतः वे जिज्ञासा के कारण बाहर आए थे। अब वे देखते हैं कि हुआंग फैंग ने क्या बनाया है और फिर वे वापस चले जाते हैं। हालांकि कई लोग हुआंग फैंग के खत्म होने तक इंतजार करने की योजना बना रहे हैं और वे अंडा तला हुआ चावल भी खाएंगे। वे अंडे फ्राइड राइस से पूरी तरह से उत्तेजित हो गए हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 73 चॉपस्टिक्स। यहाँ भोजन आता है। हुआंग फैंग को अंडे के साथ तले हुए चावल खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंडे के साथ तले हुए चावल के लिए आवश्यक समय अधिक नहीं था। जियानशु के कार्य के कारण समय भी कम हो गया। जब हुआंग फैंग ने तले हुए चावल को अंडे के साथ कटोरे में डाला तो पैन के चारों ओर घूमने वाले सभी सुनहरे शब्द गायब हो गए, जैसे कि वे पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। इतना सुगंधित क्या है? जैसे ही हुआंग फैंग ने कमरे में प्रवेश किया, सु यूमो उठ खड़ा हुआ और आश्चर्य से पूछा, क्या यह वो स्वादिष्ट गंध नहीं है जिसे उसने पहले सूंघा था? क्या हुआंग फैंग ने अभी अभी खाना बनाया और उसमें स्वाद भी बनाया? डुन हुआंग फैंग द्वारा उत्पादित सबसे अच्छा भोजन, अंडे के साथ तला हुआ चावल। हुआंग फैंग ने 2 कटोरे सु यूमो के सामने रखे और गर्व से कहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत गर्व है।
अंडे के साथ इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा सु यूमो की चौंका देने वाली अभिव्यक्ति ने उसे इसका बहुत आनंद दिलाया। अंडे के साथ तला हुआ चावल, यह इतना सुगंधित क्यों है? सु यूमो को संदेह हुआ कि उसे सिर्फ गंध आई थी कि यह अंडे के साथ तला हुआ चावल जैसा था, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया कि अंडे के साथ तला हुआ चावल का एक कटोरा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। चौंकिए मत, मेरी कला आजमाएं। एक शेफ के रूप में वो जो सबसे अधिक चाहता है वो ये है कि उसने जो बनाया है उसके लिए उसे दूसरों द्वारा पहचाना जाए। हालांकि हुआन फेंग एक पेशेवर शेफ नहीं है, लेकिन अब वो भी ऐसा ही सोचते हैं। हुआन फेंग ने सु यूमो को एक कटोरा सौंपा। सु यूमो विनम्र भी नहीं है, वो कटोरा और चॉपस्टिक लेता है और चखता है। जैसा कि अपेक्षित था, पूरा मुंह खुशबू से भर गया है। इसकी सुगंध स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करती है। सु यूमो, जो बहुत भूखी नहीं थी, उसे तुरंत बड़ी भूख लगी और उसने जल्दी से खाना खा लिया। ठीक है, मैं इसमें अच्छा हूँ। हुआन फेंग ने सु यूमो की प्रतिक्रिया देखी और गर्व से कहा। अच्छा। सु यूमो को हुआन फेंग से बात करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों के बाद उसे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। हालांकि हुआन फेंग को सिर्फ उसे खाते हुए देखते हुए, लेकिन वह नहीं खाती। सु यूमो कहती है, क्या तुम्हें भूख नहीं है? इसे खाओ। मैं आपका खाना खत्म होने तक इंतजार करूंगा। यहाँ केवल एक जोड़ी चॉपस्टिक है, मैं उन्हें हाथ से नहीं पकड़ सकता। हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो हर समय अकेले रहते थे। यहाँ हमेशा केवल एक जोड़ी चॉपस्टिक रही है और कोई अतिरिक्त नहीं है। अब जब उसने सु यूमो दे दिया तो उसके पास और कुछ नहीं होगा। हुआन फेंग के शब्द सु यूमो को, जो स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने में व्यस्त थे, स्तब्ध कर देते हैं। यहाँ केवल एक जोड़ी चॉपस्टिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चॉपस्टिक्स का उपयोग हुआन फेंग द्वारा सामान्य समय में खाने के लिए किया जाता है। अब वे स्वयं भी उपयोग में लाई जाती है। हालांकि वो घर पर खाना खाते समय अन्य लोगों की चॉपस्टिक का उपयोग करेगी। सु यूमो अभी भी कुछ अलग महसूस करती है, ठीक उसी तरह जैसे उसका हुआन फेंग के साथ अप्रत्यक्ष संबंध एक चुंबन की तरह है। क्या कर रहे हो? खा रहे हो? स्वादिष्ट नहीं? हुआन फेंग सु यूमो पर चौंक गया और उसने जल्दी से पूछा। ओह, मैं खाता हूँ, सु ने मूर्खतापूर्वक कहा। उसे पहले कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब जब भी वो कुछ खाती है, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है और खाने की गति बहुत धीमी हो जाती है। हालांकि चाहे ये कितना भी धीमा क्यों न हो, खाना खत्म करने का एक समय होता है। मन में चल रही बातों और चावल के स्वादिष्ट स्वाद के कारण सु यूमो अनजाने में चावल का एक कटोरा खत्म कर देती है। मैंने बहुत कुछ खा लिया है, मैं मोटा होने जा रहा हूँ। ये देखकर कि उसने इतना सारा खाना खा लिया है, सु यू ने झाग उगलते हुए कुछ असंतोष के साथ कहा। ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे। हुआन फेंग ने कहा कि उन्होंने सु यूमो के हाथ से चॉपस्टिक ली और सीधे खा ली। आप? सु यूमो तुरंत शर्मिंदा हो गई। जो चॉपस्टिक उसने अभी खाई थी वो धुली नहीं थी। हुआन फेंग ने उन्हें उठाया और खा लिया। जब उसने उन्हें खा लिया तो वो खुद को सांत्वना दे सका और कह सका कि हालांकि हुआन फेंग ने उन्हें हर समय इस्तेमाल किया था, फिर भी वे धोए गए थे। इनका उपयोग आज सबसे पहले किया गया था, लेकिन ये परोक्ष रूप से चुंबन नहीं कर रहे थे। हालांकि हुआन फेंग वास्तव में है, चॉपस्टिक तो उसने ही खाई थी। हुआन फेंग ने उन्हें उठाया और खा लिया। सु यूमो स्वाभाविक रूप से शर्मीली थी। क्या बात? हुआन फेंग को आंसू भाषा के झाग को देखने में कुछ संदेह है। सु यूमो अपनी अभिव्यक्ति को देखने का दिखावा नहीं करता है और इसे स्पष्ट करना आसान नहीं है। आखिरकार हुआन फेंग पहले ही इसे खा चुका है। यदि वो इसे दोबारा कहता है तो यह और भी शर्मनाक है। ये ठीक है, आप इसे खा सकते हैं, सु यूमो ने कहा। हुआन फेंग फिर खाना खाता रहा। उसे सचमुच इस स्थिति का एहसास नहीं था। एक कारण यह था कि वो सचमुच भूखा था और इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरा कारण यह था कि वो हर समय अकेले रहते थे। चॉपस्टिक की यह जोड़ी भी वो अकेले ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। अंडे के साथ ये तला हुआ चावल वास्तव में स्वादिष्ट है। पहले इस अंडे तले चावल की खुशबू से आकर्षित किया गया था, अब अंत में खा सकते हैं। हुआन फेंग भी संतुष्ट बंद आंखें हुआन फेंग के चेहरे का आनंद लेते हुए देखकर सु यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में विनम्र नहीं हैं, आप खुद पर गर्व करते हैं। हुआन फेंग मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उसने अभी जो कहा वो सत्य था। उसने भी आज कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। हालांकि वो पहले भी अक्सर ऐसा करता था, लेकिन उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं बनाया। सु यूमो की तरह उन्होंने भी पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। वो बहुत नशे में था। हुआन फेंग को सु यूमो की तुलना में तेजी से भोजन खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा। खाने के बाद भी उसके मन में कुछ विचार थे। हालांकि अब ऐसा करना आसान नहीं है। किचन से आ रही आवाज से पता चलता है कि अभी किचन में कई लोग व्यस्त हैं। अब जाएंगे भी तो लाइन में लगना पड़ेगा। देर हो गई है, मुझे वापस जाना होगा, सु यूमो ने खड़े होकर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हुआन फेंग भी खड़े हो गए और कहा कि उनका रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर वो इतनी देर तक रुकना चाहता तो लोगों के लिए उसे गलत समझना आसान होता। आज धन्यवाद, मैं आपके साथ खरीदारी करने गया और आपके लिए खाना बनाया। कार के सामने सु यूमो ने हुआन फेंग से कहा, इतने विनम्र मत बनो, तुम मुझे ओवरटाइम वेतन मत दो और बॉस को खुश करो। मैं एक स्थिर स्थिति में हूँ, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आप वास्तव में एक सुरक्षा गार्ड की स्थिति को महत्व देते हैं, सु यूमो ने कहा। यानी इलाज अच्छा है, मेरे पास निश्चित रूप से ऐसी नौकरी को संजोने के लिए पैसे की कमी है, हुआन फेंगली ने निश्चित रूप से कहा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा और तुम वापस जा सकते हो, सु यूमो ने कहा। तो फिर रास्ते में सावधान रहना, हुआन फेंग रोड। कुआ, सु यूमो की कार को दूर जाते देख हुआन फेंग अपने निवास पर वापस चला गया। थोड़ी देर के लिए फेरी बुक का फिर से अध्ययन किया और रसोई में किसी और के न होने का इंतजार किया। वो फिर से रसोई में गया, खाना बनाने और खाने के लिए नहीं, बल्कि किताब पर शोध को मजबूत करने के लिए। कई बार के शोध के बाद हुआन फेंग ने इस पुस्तक में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विधि भी ढूंढ ली। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 74 भाषा फॉर्म, आराम की तलाश। हुआन फेंग इस पुस्तक में सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं।
यानी उसे ये किताब अपने साथ ले जानी होगी। उस पर इस पुस्तक के बिना सारगर्भित सूत्र याद भी हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो इसे पिछली विधि के अनुसार दोहराता है तो भी वो उस स्वाद को नहीं बना पाता है। दूसरे, खाना पकाने के लिए इस पुस्तक का उपयोग करते समय हमें आंतरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हालांकि आंतरिक बिजली की खपत उतनी नहीं है जितना हुआंग फैंग ने पहले सोचा था। खाना पकाने के लिए इस पुस्तक का उपयोग करने पर सामान्य से कम समय लगता है। इसके अलावा जितनी अधिक बार तकनीक उतनी ही अधिक कुशल, उतना ही कम समय।